हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजेडी स्टडी क्लब। एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने स्प्रिंट बैच के अंदर ऑलरेडी एक लेक्चर कर चुके हैं जो कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, उसके बारे में मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चन भी मैंने उसमें डील कर लिए थे। अगर अभी आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर वो देखिए ताकि वहां से आपको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि वो हमारा लगभग 5 नंबर का था, क्योंकि 10 नंबर आने वाले थे उस संबंध एवं फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को मिला के। तो हम संबंध एवं फलन को हम लोग बात के लिए रखते हैं और त्रिकोणमिति को हमने पहले कर लिया था। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो आव्यूह, जैसे मैंने बताया था आपको कि हमारा बीजगणित में हमारे कितने हैं, बीजगणित में हमारे 13 मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो अब उन 13 मार्क्स के लिए हमें कैसे करना होगा। जो ये 13 मार्क्स आ रहे हैं, 13 नंबर के लिए हमें आव्यूह और साड़ी 2 चैप्टर पढ़ने हैं। तो आज हम आव्यूह को कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट में हम साड़ी को भी कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आव्यूह के बारे में जानते हैं कि आव्यूह होता क्या है। आव्यूह अगर मैं आपको एक नॉर्मली भाषा में बताऊं, नॉर्मली आसान तरीके से, तो आव्यूह आपको इतना समझना है कि आव्यूह में ये होता है कि आप किस तरह से किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक लिखने का तरीका है आव्यूह संख्याओं को। कैसे होता है ये देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन भी दे रखी है कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। आयताकार क्रम विन्यास मतलब आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, इस तरह से ये होता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा 2, 3, 4, 5 अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। कैसे होंगे, क्या होगा, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ये देखो, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह या अव्यय अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। मतलब कि इसके अंदर ये जो दिख रहा है तुम्हें नंबर 2, ये दिख रहा है 3, ये 4, ये 5, इन्हें अवयव कहते हैं या प्रविष्टियां कहते हैं। आव्यूह के ये अवयव हैं या प्रविष्टियां हैं। इन्हें कैसे बताते हैं, ये देखो, जैसे ये जो मैंने लिखा है ना आव्यूह, ये है 2 गुणे 2 का। 2 गुणे 2 क्या होता है, इसे बोलते हैं कोटि। अब सबसे पहले अगर आपने आव्यूह समझ लिया कि आव्यूह क्या होता है, किसी भी संख्याओं के फलन को अगर हम किस तरह से लिख दें, एक आयताकार वर्ग में लिख दें। देखो, आयताकार क्रम विन्यास में अगर हम लिख दें तो उन संख्याओं को क्या बोलते हैं, इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह कहते हैं। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो कोटि होती है। अब हमें आव्यूह की कोटि जानना है कि आव्यूह की कोटि कैसे निकालते हैं। तो अब दिख रहा होगा आप में कि इस आव्यूह के अंदर हमें 2 चीज दिख रही है। एक क्या ठीक है, हमें 2 चीज इसमें दिख रही है। एक क्या आपको दिख रही होगी, एक दिख रही होगी यहाँ पर, ये देखिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। ठीक है, और एक क्या दिख रही है, एक ये सीधी वाली लाइन दिख रही है। दो लाइन दिख रही है, आपको दिख रही है कि नहीं, ये देखो। हम इस तरह से लिख सकते हैं आव्यूह को। अब अगर हम किसी भी आव्यूह में, इसे बोलते हैं, ये जो है, ये खड़ी वाली लाइन जो है, ठीक है, वर्टिकल, इसे बोलते हैं हम स्तंभ। ठीक है, इसे बोलते हैं स्तंभ, और इसे बोलते हैं रो। इसे बोलते हैं इंग्लिश में कॉलम, इसे बोलते हैं रो। यानी स्तंभ, और क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं पंक्ति। ठीक है, यानी कि हम अगर डील करना चाहें स्तंभ, पंक्ति, या फिर हम इसे रो बोल सकते हो। ये रो है और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी कॉलम। ठीक है, ये रो है और ये कॉलम हो जाएगी आपकी। तो यहां पर आपको समझना होगा कि जब हम कोटि लिखेंगे ना, किसी भी आव्यूह की कोटि, अगर किसी ने कहा कोटि लिख दो, क्वेश्चन आ गया कोटि लिखिए किसी भी आव्यूह की, तो उसकी शुरुआत कैसे करोगे, उसकी शुरुआत पहले रो लिखोगे। पहले क्या लिखोगे, रो लिखोगे। रो को हम लिख देते हैं m और कॉलम को लिख देते हैं n। तो जो किसी भी आव्यूह की कोटि लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है, वो ऐसे m × n करके लिखी जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं। जहां पर m क्या है, m है रो यानी पंक्तियों की संख्या, और n क्या है, कॉलम यानी कि स्तंभों की संख्या। क्लियर है। इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे ये देखो, यहां पर मैंने 2 × 2 कैसे कोटि लिख दिया भाई। जो कोटि मैंने लिखा ना 2 गुणे 2, यानी कि 2, देखो इसमें 2 कॉलम है। सबसे पहले देखो 2 रो है इसमें और 2 कॉलम भी है, यानी 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ भी है। तो इसकी कोटि कितनी हो गई, 2 गुणे 2। अब एक और एग्जांपल देखो, यहां पर मैंने लिख दिया भाई, ये देखो, ये हमारा एक आव्यूह है। अब बताओ इसकी कोटि कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले कोटि के लिए मैं देखूंगा कि इसमें ये पंक्तियां कितनी है, इसमें रो कितने हैं। तो ये देखो, रो इसमें ऐसे देखोगे, एक रो ऐसे है, एक रो ऐसे है। तो कितने रो हैं इसमें, 2। तो मैं भी लिख दूंगा 2 गुणे, कॉलम कितने हैं, देखो कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। 3 कॉलम है, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3। तो यानी कि इस आव्यूह की कोटि कितनी है, 2 गुणे 3। कोटि जानना बहुत जरूरी है, इसलिए सबसे पहले मैं इसी को बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो इसकी कोटि कितनी है, 2 × 3। अब किसी ने पूछ लिया कि कोटि के बाद अवयवों की संख्या बताइए, इसमें कितने अवयव हैं। तो जितनी कोटि है इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, 6 अवयव हैं, मतलब 6 गिनती, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से इसके अवयवों की संख्या पूछ लिया तो 2 दूना 4। बहुत आसान है, बहुत आसान है। सबसे आसान यही है, क्लास 12 में आपको यही मिलेगा आव्यूह, लेकिन इसमें आपको कैलकुलेशन तेज करनी होगी। देखिए अभी
अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कोटि निकालने के लिए। मैंने देखो यहां पे लिया, इसकी कोटि बताओ। कोटि के लिए हमें क्या करना है, देखना है कि पंक्ति कितनी है, रो कितना है। आपको ये नहीं देखना कि किसी भी पंक्ति में कितने अवयव हैं, कितनी संख्या है। अगर एक भी है ना तो उसे काउंट करोगे। जैसे देखो इसमें कितने पंक्ति हैं भाई, कितने रो हैं, एक रो, दो रो, तीन रो हैं, यानी कि तीन पंक्तियां हैं। और स्तंभ कितने हैं, कितने कॉलम है, एक कॉलम है सिर्फ, और तो कोई कॉलम है नहीं। तो इसको कैसे लिखोगे कोटि, 3 रो इंटू 1 कॉलम, क्योंकि सबसे पहले हम रो की संख्या लिखते हैं, जितने रो। तो इसमें इसकी कोटि कितनी हो गई, 3 इंटू 1। अब किसी ने कह दिया कि भाई इसमें अवयवों की संख्या बताओ, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितने हो जाएंगे, 3। जो 3 हो जाएगा ना वो क्या है, आपकी अवयवों की संख्या है। मेरे ख्याल से कोटि क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल ले लो। अब इसमें बताओ, इसमें बताइए इसकी कोटि कितनी होगी। सबसे पहले हमें क्या देखना है, रो कितने हैं, कॉलम, रो कितने हैं, यानी कि पंक्तियां कितनी है। तो देखो 1 2 3, तीन यहाँ पे क्या है, 3 कॉलम है। ये देखो, ये ऊपर से देखोगे तो कॉलम, और साइड से देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, पंक्ति। तो पंक्ति तो इसमें सिर्फ एक है, और कॉलम कितने हैं, 3 है। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी 1 गुणे 3, और इसमें अवयवों की संख्या तो 3 ही रहेगी। क्लियर है, ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़े। आव्यूह आपको समझ में आ गया, बेसिक चीजें आव्यूह की समझ में आ गई। आव्यूह जो होता है वो एक आयताकार में इस तरह से लिखते हैं हम, और इसकी कोटि कैसे निकालते हैं, m इंटू एन से, जहां पर m होती है आपकी किसकी संख्या, पंक्तियों की, यानी रो की संख्या, और n जो होती है आपकी कॉलम की संख्या होती है, यानी कि स्तंभों की संख्या। आगे बढ़े, ठीक है। अब थोड़ा तो इसके प्रकार देख लेते हैं, फिर इसमें हम देखेंगे कि इसमें प्लस माइनस इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उसी हिसाब से हमें आगे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारे प्रकार आपको मिल जाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया कि एक प्रकार जो होता है उसको बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह में सिर्फ स्तंभ एक होता है, अगर एक स्तंभ है ना तो उसे स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था 1 2 3, ये कौन सा आव्यूह, इसे स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्तंभ आव्यूह, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक स्तंभ है। इसी तरह से बोलता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह कौन से होते हैं, वो आव्यूह होते हैं जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो। देखो इसमें कितनी पंक्ति है भाई, इसमें तो 3 पंक्ति है, इसमें कितनी पंक्ति है, 1, तो इसे बोलते हैं पंक्ति आव्यूह, इसे बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। इसी तरह से इसे एक बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह मतलब कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 2 0 0, तो इसे बोल देंगे विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह तब बोलते हैं कि उस विकर्ण में, मतलब विकर्ण के में सिर्फ गिनतियां हो, बाकी सारे अवयव 0 हो। जैसे इस एक और देखो एग्जाम्पल यहाँ पर विकर्ण आव्यूह को, अगर मैं 3 गुणे 3 का बनाऊं तो कैसे बनेगा मेरा, 2 2 2, और बाकी संख्याओं को मैंने लिख दिया 0। तो ये किसका एग्जांपल है, ये है विकर्ण आव्यूह का। मतलब सिर्फ विकर्ण में हमें गिनतियां मिल जाएंगी, बाकी अवयव सारे इसके क्या हैं, 0 हैं। ठीक है, यही देखो विकर्ण आव्यूह बोलता है। इसे डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलता है, एक वर्ग आव्यूह, मतलब वर्ग आव्यूह, मतलब वर्ग आव्यूह कब बोलते हैं उसको मैं भी बताता हूँ। एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य हो, अर्थात एक आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ठीक है, यही कह रहा है, यानी कि क्या कह रहा है कि अगर सिर्फ विकर्ण में अवयव हैं, बाकी अवयव शून्य हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। विकर्ण आव्यूह से पहले आप जान जाइए कि वर्ग आव्यूह किसे बोलते हैं। वर्ग आव्यूह तब होता है ना जब आपके कोटि में कॉलम और रो की संख्या समान हो, यानी कि स्तंभ और पंक्तियां समान हो। जैसे कि इसमें देखो, इसमें कितने रो हैं, इसमें है 2 रो, और कॉलम कितने हैं, कॉलम भी है 2। ठीक है, इसमें कितने हैं, इसमें 2 रो 2 कॉलम है। तो देखो दो इनकी जो पंक्ति है, मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है, तो इसे क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह है। क्या ये वर्ग आव्यूह है, देखो भाई इसमें कितनी पंक्ति है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, यानी कि इसमें 3 इंटू कितने कॉलम है, 1 2 3, तो 3 इंटू 3, तो ये कितना हो गया, ये भी एक वर्ग आव्यूह। यानी कि वर्ग आव्यूह कब होगा, जब हमारी रो और कॉलम की संख्या समान होगी। यहां पर क्या रो कॉलम की संख्या समान है, नहीं। इसमें कितने रो हैं, इसमें सिर्फ 1 रो है, और कॉलम कितना है, 3, तो ये एक वर्ग आव्यूह नहीं है। तो जो भी वर्ग आव्यूह में ऐसा हो कि सिर्फ विकर्ण में हमारी गिनतियां हो और बाकी सारे अवयव 0 हो, तो इस तरह के आव्यूह को क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। और वर्ग आव्यूह भी क्लियर हो गया, समझ गए। अब देखो वर्ग आव्यूह में ऐसे समझ लो कि i = j होता है। अब i क्या होती है, i को हम बोलते हैं किसकी संख्या, m क्या होता है, m अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि m जो होता है वो होता है आपकी रो, और n क्या था, n था आपका कॉलम। तो वहां से इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में ऐसे i = j करके दिया। ठीक है, कॉलम हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पर तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में काफी बार यूज होगा। आई एक वर्ग आव्यूह, सबसे पहले तो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वर्ग आव्यूह यानी कि
उसमें आपके रो और कॉलम की संख्या समान होनी चाहिए। एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव 0 होते हैं तत्समक अवयव कहलाता है। मतलब कि आपका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। कैसे होगा? वो इस तरीके से होगा कि इसके जो विकर्ण अवयव होंगे, मतलब विकर्ण के अवयव होंगे वो 1 होंगे, बाकी सारे अवयव 0 होंगे। इस तरह के अवयव को क्या बोलते हैं? तत्समक अवयव, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं इसकी कोटि कितनी है? ये 2 गुणे 2 का है। अगर मैं 3 गुणे 3 का बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा? 3 गुणे 3 का देखो ऐसे बनेगा। कैसे? यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, बाकी 0 0 0 0। ठीक है, तो इसे बोलते हैं तत्समक अवयव। अभी आप तत्समक अवयव को ध्यान में रखिए क्योंकि आगे हमें क्वेश्चन में तत्समक अवयव का ही इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया इतना? तो हमने अवयव पढ़ लिया, उसके प्रकार पढ़ लिए। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ये देखो पहला ही क्वेश्चन हमें मिल गया, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। ये देखो क्वेश्चन ये आपके बोर्ड में पूछा गया है। तो इसको कैसे निकालते हैं? जब भी हमें अवयव में संख्याएं दे रखी हो, मतलब कि अवयव क्या होता है, यानी कि जो उसके नंबर हमें दे रखे हैं, कितने 8 हैं इसमें, तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। तो देखो कैसे निकालते हैं। 8 को तुम किस किस तरह से तोड़ सकते हो? 2 गिनतियों में देखो, 2 चौक 8, फिर कैसे 4 दूना 8, और कितना, और कैसे 1 गुणे 8, और कैसे 8 गुणे 1। मतलब कि हम मेनली ये लिख रहे हैं कि इसमें हो सकता है 2 रो हो जाए 4 कॉलम, या 4 रो हो जाए 2 कॉलम, 1 रो 8 कॉलम, या 8 रो 1 कॉलम। इसके अलावा और कुछ हो सकता है? नहीं। तो इसमें यही पूछा है, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। तो ये 4 जो है आपकी संभव कोटियां हैं। बस इतना आसान था, ये बहुत आसान है। ठीक है, इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। 16 के लिए मिल जाएंगे, 25 के लिए मिल जाएंगे, इसी तरह से आपको 20 के लिए मिल जाएंगे कि अगर अवयव की संख्या 20 है, 16 है, 25 है तो संभव कोटियां क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है। जैसे मैं 20 का एक एग्जांपल और समझा दूं आपको। 20 कह दिया भाई कि 20 अवयव हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं देखो इसको लिख सकता हूं 2 10। एक तो ऐसे हो सकता है कि 2 रो हो जाए 10 कॉलम, या एक मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 2, यानी कि 10 रो हो जाए 2 कॉलम हो जाए, ये भी हो सकता है। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5 चौक, या मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 5। 2 गिनती में जैसे तोड़ पाओ वैसे हो जाएगा। या फिर हो सकता है एक में 20 रो 1 कॉलम हो जाए, और एक में ऐसा हो जाए कि 1 रो 20 वो हो जाए। ठीक है, हो सकता है ऐसा? जी बिल्कुल हो सकता है। तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं? इसकी संभव कोटियां लिख सकते हैं। अब इस तरह के सारे क्वेश्चन मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, और भी क्वेश्चन थे, लेकिन इसी तरीके से आप उसे आसानी से कर सकते हैं। 13 के लिए भी था। 13 के लिए भी आपको क्या, 13 में तो सिर्फ एक ही संभावना है कि 13 गुणे 1 हो सकता है, या 1 गुणे 13 हो सकता है। इसमें कितने रो हैं, इसमें कितने कॉलम है? तो इसमें रो देखो, सबसे पहले हम रो लिखते हैं। तो ये रो इसमें कितना है? 13। और कॉलम कितना है इसमें? कॉलम इसमें 1। ठीक है, इसी तरह सेकंड वाली में देखोगे तो इसमें कितना है? इसमें ये है कॉलम, यानी कॉलम इसमें 13 है, और ये कितना है? 1 जो है वो रो। क्लियर हो गया? ठीक है भाई, अब रो और कॉलम से आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये तो परिवर्त पे आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन। मैं पहले आपको आसान क्वेश्चन बताऊं। हाँ ये देखो, अब मैंने अभी आपको बताया था वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या था? वर्ग अवयव में हमने ये देखा था कि रो और कॉलम की संख्या समान होती है, यानी कि पंक्ति और जो हमारा स्तंभ था उसकी संख्याएं समान थी। कैसे समान थी? हमने देखा था कि अगर हम 2 गुणे 2 की मैट्रिक्स बनाते हैं, 2 गुणे 2 का अवयव, तो हम उसमें लिखते हैं A B C D। ठीक है, और अगर अभी मैंने एक और अवयव यहाँ पे लिख दिया 2 गुणे 2 का ही, उसमें है मैंने E F G H। तो आप ये जान जाइए, अगर किसी भी 2 अवयवों की कोटियां समान है, देखो इसकी भी कोटि कितनी है भाई? 2 गुणे 2, और इसकी भी कोटि कितनी है? 2 गुणे 2। कैसे 2 गुणे 2 भाई? क्योंकि इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो है और 2 कॉलम है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो जैसे ही हमें कोई 2 अवयव मिल जाएगा, 2 वर्ग अवयव जिनकी क्या हो, कोटियां समान हो। अगर वर्ग अवयव है तो यदि कोटियां समान होगी ही, बिल्कुल हमें पता है, तो क्या होगा, उनके अवयव भी समान होंगे। समान मतलब जैसे देखो, यानी कि यहां पर A बराबर होगा E के, और यहां पे जो C है वो बराबर होगा G के। ठीक है, और ये जो D है वो बराबर होगा H के। D किसके बराबर होगा? D, और जो D है वो किसके बराबर हो जाएगा? जो D है वो बराबर हो जाएगा H के। अब देखो जो B है वो किसके बराबर होगा? B हो जाएगा F के बराबर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास 2 वर्ग अवयव हैं तो उनकी अवयव की जो संख्याएं होगी वो भी बराबर होंगी। A E के, B जो है F के, C जो है वो G के, और D जो है वो H के बराबर होगा। इसी तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यही देखो क्वेश्चन, ये आया हुआ है क्वेश्चन आपके एग्जाम में। क्या कह रहा है इसमें? यदि 2 वर्ग अवयव में दे रखा है, दोनों की देखो कोटियां समान है, तो x y z के मान निकालना है। बहुत आसान है, हमें पता है कि अगर देखो इनकी कोटियां समान है, ये क्या है, ये भी 2 गुणे 2 का है और ये भी 2 गुणे 2 का है। तो कुछ करना नहीं है, बस क्या करना है आपको, इनको बराबर कर देना है। यानी कि यहां से हम क्या देख सकते हैं, y बराबर
5 है कि नहीं? ये देखो, ये बराबर होता है इसके, ये बराबर होता है इसके, ये बराबर इसके, और 7 तो 7 के बराबर है ये। यानी कि x बराबर कितना है? x है 1 के बराबर। देखो वहां से, यहाँ देखो, ये x 1 के बराबर है और 3 जो है वो z के बराबर है। तो यहां से हमें सबकी वैल्यू मिल गई। क्लियर हो गया ये? बस हमें ये देखना है कि कोटियां समान है कि नहीं। अगर दोनों की कोटियां समान है तो जो अवयव होंगे, उनकी जो अंदर संख्याएं होंगी, वो भी समान होगी। वहां से हमने XYZ का मान आसानी से निकाल लिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये सारे तो अभी बड़े क्वेश्चन है, अभी हम इस पर आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से अवयव को प्लस और माइनस किया जाता है। ठीक है, ये भी देखो, ये भी इस पे क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये? XYZ का मान निकालना है हमें। फिर से इसमें XYZ का मान निकालना है। और क्या दे रखा है इस बार? दो अवयव में दे रखे हैं। एक इस तरह से दे रखा है 3 4 XY। ठीक है भाई। दूसरा कैसे दे रखा है? दूसरा में दे रखा है 2 1.5 1 Z और ये 1 दे रखा है। अब हमें पता है कि जब भी, और एक चीज और भी मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले तो इसे ऐसे ही लिख लो। इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो। जब भी किसी अवयव के बाहर कोई गिनती लिखी है तो जब उसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो सारे अवयवों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके साथ या इसके साथ, या सिर्फ इसके साथ सिर्फ इसके साथ, सबके साथ वो मल्टीप्लाई होगा। और जब तुम्हें एक कॉमन भी लेना होगा तो तुम सबसे कॉमन लोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रो से या एक कॉलम से। वो हम अभी साडिक में पढ़ेंगे, वो उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना जानो कि जैसे ही कोई गिनती बाहर है, हम उसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे अवयव में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे? तो देखो, ये 1.5 में 2 से करोगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3। फिर ये 2 1 कम 2, 2 1 कम, यहाँ पे भी हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा? ये z था, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2z। क्लियर है? अब इसे सॉल्व कर लो। अब हम पिछली स्लाइड में पढ़ के आए हैं कि अगर हमारी कोटियां समान है, इसकी कोटियां देखो क्या है? 2 गुणे 2 की है। इसकी कोटि कितनी है? 2 गुणे 2 की है, यानी कि इसके अवयव भी समान होंगे। हमें XYZ का मान निकालना है। अब देखो, 3 बराबर 3 आ गया, x बराबर 2 है कि नहीं? देखो, यहाँ x इसका है, ये यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। y कितना है? y भी हमारा 2 हो जाएगा। देखो, ये इसके बराबर होता है, ये वाला अवयव इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके, और ये जो है इसके बराबर होता है। हो जाएगा? बिल्कुल। तो यहां से देखो हमें क्या मिल गया? x बराबर मिल गया 2, y बराबर भी 2, और देखो यहाँ पे क्या मिल गया? 4 इज इक्वल टू मिल गया 2z। तो z कैसे निकालोगे? z के लिए आपको करना होगा 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि z की भी वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 2 मिल गई। क्लियर है? हाँ, तो यहां से हमें तीनों मिल गई वैल्यू, z की भी, x की भी और y की भी। क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फटाक से भाई। और क्वेश्चन इसमें भी देखो, हमें यही कह रहा है, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी। अब देखो, अब यहाँ पे भी हम थोड़ा पहले प्लस की बात कर लेते हैं कि आव्यूह प्लस कैसे होता है। आव्यूह प्लस माइनस बिल्कुल आसान तरीके से हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही होंगे। अगर उनकी कोटियां समान है तो हम उसे प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। अब देखो, मैं क्वेश्चन के साथ आपको समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे मेथड समझाता रहा तो काफी टाइम भी हो जाएगा और आपको शायद मेथड उतने तरीके से ना समझ में आए। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा तो उतना ही आसान होगा। सबसे पहले ये देखो, यदि x 2/3 प्लस वाई ऐसे ऐसे दे रखा है क्वेश्चन, तो x वाई का मान निकालना है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले x बाहर है, तो मैंने कहा कोई भी गिनती बाहर होगी तो दोनों में क्या होगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा? 3x। ठीक है, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x प्लस y। और y भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y कितना हो जाएगा? ये y हो जाएगा आपका माइनस का y, और ये हो जाएगा प्लस का y। हो जाएगा? ठीक है। और इज इक्वल टू कितना है? ये इज इक्वल टू है ये 10/5। इसकी कितनी वैल्यू है? इसकी वैल्यू है 10/, ये देखो 10 और 5। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है हमने? सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई के बाद इन्हें प्लस करना है। देखो कैसे प्लस करोगे? नॉर्मली जैसे प्लस करते हैं, 2x माइनस वाई हो जाएगा। ये 2x, ये प्लस है, प्लस और माइनस माइनस, तो 2x माइनस वाई, इनको एक साथ कर लेंगे हम एक आव्यूह में, और 3x प्लस वाई। ठीक है, इस तरह से ये प्लस हो जाएंगे। इज इक्वल टू कितना है? ये है 10, और ये हो जाएगा 5। अब कुछ करना नहीं है, इसको देखो, जैसे मैंने भी बताया था कि आव्यूह में अगर कोटि समान हो, इसकी कोटि कितनी दी है? देखो पहले, इसकी कोटि है ये 2 है, 2 गुणे 1, इसमें 2 कॉलम है और 2 रो है, और कॉलम कितने हैं? कॉलम 1 है, तो 2 गुणे 1 की है। इसमें कितने हैं? इसमें भी देखिए 2 रो है, और कॉलम कितने हैं? 1, तो कितना हो जाएगा? ये 2 गुणे 1। अब कुछ करना नहीं है, देखो यहां पर 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10 के बराबर है। और दूसरा इक्वेशन क्या बन रहा है हमारा, दूसरा इक्वेशन बन रहा है हमारा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। बस इन दोनों को सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसको कैसे सॉल्व कर देंगे, अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस नहीं मैं प्लस ही करता हूं, ठीक है प्लस करते हैं। तो प्लस करने से क्या दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 और 3 5x इज इक्वल टू 10 5 15। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 15 डिवाइड बाई 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब जैसे ही x की वैल्यू आई तो y की तो वैल्यू आ ही जाएगी, किसी भी इक्वेशन में रख दो। इस इक्वेशन में रख देते हैं पहले वाले में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस का y इज इक्वल टू 10। तो कितना हो जाएगा, ये 2 3 6 माइनस का y इज इक्वल टू 10, यानी कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे 4, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4। क्लियर हुआ कि नहीं, ये बहुत आसान था, कुछ करना नहीं था। पहले जो x y बाहर थे उनका अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर दो जो अलग अलग अवयव थे उनको जोड़ के एक अवयव बना दिया। अवयव जैसे ही बनाया तो हमें पता है कि अगर कोटियां समान है तो अवयव भी समान होते हैं, वहां से हमने इक्वेशन बनाया और उन्हें फिर सॉल्व करके ले आओ। इक्वेशन सॉल्व तो ये होता है प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से हम इसे आसानी से कर सकते हैं, तो वहीं से मैंने इसे कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं देखिए जो मैंने अभी बताया आपको, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रश्न 4 में क्या कह रहा है कि अवयव P, ये देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, उसमें पूछ रहा है कि ये कौन सा अवयव है, वर्ग अवयव है, विकर्ण अवयव है, तत्समक अवयव है या इनमें से कोई नहीं है। तो अभी मैंने आपको जो अवयव के प्रकार बताए थे उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर किसी विकर्ण में, जैसे कि किसी भी अवयव में उसके विकर्ण में नंबर लिखे हो और बाकी संख्याएं, बाकी अवयव उसके 0 हो, तो इस तरह के अवयव को, इस तरह के अवयव को क्या बोलते हैं, इस तरह के अवयव को बोलते हैं विकर्ण अवयव। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कौन सा होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ज्यादातर बच्चे कहेंगे कि ये तो विकर्ण अवयव है, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि जो विकर्ण होता है ना वो इस तरह से होता है, ये होता है आपका विकर्ण, ये विकर्ण नहीं होगा। ठीक है, तो जब यदि आपसे कहे कि ये विकर्ण अवयव है तो वो गलत कह रहा है। क्यों, क्योंकि विकर्ण के लिए आपको इस तरह से 4 4 लिखे होने चाहिए, लेकिन 4 जो है वो दूसरी तरफ से लिखा है, तो विकर्ण अवयव तो हो नहीं सकता। तत्समक अवयव क्या बोलता है, तत्समक अवयव बोलता है कि उसमें जो संख्याएं होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक तो विकर्ण में हो और विकर्ण में होने के बाद वो 1 हो। तो अब ये तो ना तत्समक अवयव है ना विकर्ण अवयव है, और ये वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव क्या बोलता है, वर्ग अवयव तब होता है जब आप में रो और कॉलम की संख्या समान हो, यानी पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो। देखो पंक्ति इसमें कितनी है, 3 है, और स्तंभ कितने हैं, वो भी 3 है, तो यानी कि इसकी जो कोटि है वो 3 गुणे 3 है, और इस तरह से ये कौन सा वर्ग अवयव, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पहले हम ले लेते हैं। इसमें भी देखो x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, x y की वैल्यू निकालो भाई। कैसे कह रहा है हमें, x प्लस वाई ये दे रखा है और x माइनस वाई ये दे रखा है, तो कैसे करते हैं हम इसे इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू हमें दे रखा है 5 2 0 9। ठीक है, और दूसरा में x माइनस वाई हमें दे रखा है, क्या दे रखा है हमें दे रखा है 3 6 0 -1। अब देखो, अब ये दो इक्वेशन है, मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं और इसे इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 प्लस कर देता हूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो देखो क्या हो रहा है, यहां से क्या होगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स 2x हो जाएगा। 2x होने के बाद अब मैंने प्लस किया है तो मुझे इन दोनों अवयव को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। मैंने प्लस के लिए कैसे बताया था कि जिस तरह से हर अवयव एक अवयव के बराबर होता है दूसरे अवयव के, उसी तरीके से आप प्लस भी एक अवयव को दो अवयव को कैसे करेंगे, दोनों अवयव को प्लस कैसे करेंगे, जो पहला अवयव है उसी के इसके साथ, दो इसके साथ, और ये इसके साथ, ये इसके साथ होगा। ठीक है, इस तरह से होता है। इसे लिखते कैसे हैं अगर मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल से, तो जैसे मैंने 2 गुणे 2 का अवयव लिया, एक एग्जांपल छोटा सा, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। 2 गुणे 2 का अवयव लिया, 2 गुणे 2 यानी कि इसमें कितने रो होंगे, 2, और कॉलम भी कितने होंगे, 2। हमें यहां समझना है। इसे लिखते हैं a11, इसे लिखते हैं a12, इसे लिखते हैं a21, इसे लिखते हैं a22। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपका ये जो अवयव है ये क्या है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है, ये अवयव फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है, ये अवयव सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का है, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम का है। इस तरह से हम इसे किसी भी
वर्ग अवयव को लिखते हैं और किसी भी अवयव को जो अवयव है हम उसे हम ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो दो अवयव जब ऐड होंगे तो A11 वाला किससे जुटेगा, अगर मैं एक और अवयव यहाँ पे लिख दूं 2 गुणे 2 का, और यहाँ पे मैं लिख दूं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A11, यहाँ पर भी A12, A21 और A22। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, A11 जो होगा वो ऐड होगा A11 के साथ ही, मतलब ये वाला अवयव इसी के साथ ऐड होगा। ऐसा नहीं कि ये वाला इसके साथ ऐड कर दो, बिल्कुल नहीं। ये वाला जो A12 है ये A12 के साथ, A21 जो है वो A21 के साथ, और A22 के साथ ऐड होगा। बस मुझे इतना ही बताना था। अब यहाँ पे आते हैं, तो 5 किसके साथ ऐड होगा, 3 के साथ। तो कितना हो जाएगा, 5 3 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 2 8। यहाँ पर 0 और 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 और 1 को ऐड करना है तो प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 1 जाएगा 8। क्लियर हो गया ये। अब देखो, अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू अब देखो कैसे करोगे, जो यहाँ पे 2 था मल्टीप्लाई में वो यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड में। तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो अब आपको हर अवयव से 2 में डिवाइड करना है, मतलब कि ये हो जाएगा 8/2, यहाँ पे भी 8/2, यहाँ पे भी 0/2 यानी कि 0, और यहाँ पे भी 8/2। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी x की वैल्यू, x का जो नया अवयव आपका आएगा वो आ जाएगा 4 4 0 और 4। क्लियर हुआ ये, x की वैल्यू क्लियर हुई कैसे आई। अब जैसे ही x की वैल्यू आई तो आप यहाँ पे किसी में भी रख के y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। y की वैल्यू निकाल देते हैं, चलिए भाई y की वैल्यू निकालने के लिए हम x की वैल्यू कहाँ रख देते हैं, कहीं रख देते हैं, ये वाले उसमें x प्लस y वाले में रख देते हैं। तो x में जब आप वैल्यू रखेंगे तो कितनी आ रही है x की वैल्यू, x की वैल्यू आ रही है आपको 4 4 0 4। इक्वेशन नंबर 2 में ले आऊं, प्लस y की वैल्यू मुझे निकालनी है, ज्ञात करनी है, और ये कितना दे रखा है, इक्वल टू 5 2 0 9। ठीक है भाई, अब देखो क्या करते हैं हम, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। y क्या होता है, इसको पक्षांतर करके, आपको पता हो y की वैल्यू, जैसे हम लोग समीकरण को हल करते हैं वैसे ही अवयवों को भी हल करना है। यहाँ पर y इधर आ जाएगा, ये क्या चलेगा, इधर चला जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 0 9 और माइनस का 4 4 0 4। ठीक है, अब देखो अब यहां से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से 5 में से 4 जाएगा, आएगा 1। ये देखो 1 1 A11 से जाएगा, A12 से, A21 से, A22 से, 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ से 2 में से 4 जाएगा माइनस का 2, 0 में से 0 तो 0, और 9 में से 4 जाएगा तो आएगा 5। क्लियर है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली और y की वैल्यू निकाल ली। आसान क्वेश्चन था, अगर आपको समीकरण सॉल्व करना आता है तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है, जैसे x y की हमने वैल्यू निकाली थी वैसे ही हमें यहाँ पर a और b की भी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, ये देखो यहाँ पे हमें दे रखा है कि 2a - b 2b + a है, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इसे ले लेते हैं हम, देखो 2a - b इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है 3 - 3 0 3 3 एंड 2। इसे मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 का है, देखो 2b प्लस का a। ठीक है, 2b प्लस का a, और यहाँ पर हाँ 4 1 5 माइनस का 1 4 माइनस का 4। ठीक है भाई साहब, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो हमें इसे वैसे ही विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, 2a है, यहाँ b है, यहाँ a है, तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 2 से। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में या 2 से कर दूं गुणा, या इसमें कर दूं, उसके बाद घटाने पर मुझे वैल्यू मिल जाएगी। क्या करता हूं मैं, लिखता हूं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में जैसे ही मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4b प्लस का 2a इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पर 4b प्लस का 2a, और यहाँ पे जब मैं 2 से करूंगा मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, ये इसमें इस सारे अवयव में, इस पूरे अवयव में किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। तो क्या हो जाएगा 2 चौक 8, फिर ये 2 1 जा 2 2 5 जा 10, यहाँ पर फिर नीचे वाली में जाओ, 2 1 कम 2, यहाँ माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस का 2, फिर कितना हो जाएगा 2 चौक 8, फिर देखो 2 चौक माइनस का 8। क्लियर है, इतना हो गया।
अब देखो दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है, मतलब दूसरा, ये तो हमारा दूसरा समीकरण था, हमने बना लिया। अब क्या करते हैं इसमें, ये को यहाँ पे भी 2 है तो मैं क्या करूंगा, इसे घटा दूंगा। कैसे घटाऊंगा, ये देखो, मैं यहाँ लिखूंगा माइनस का b, फिर यहाँ लिख देंगे हम प्लस का 2a इज इक्वल टू, यानी कि ये कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रहा हूँ, बस कुछ किया नहीं है, माइनस बी को आगे ले लिया, बी के आगे माइनस था तो यहाँ पे माइनस है, और 2a के आगे प्लस था तो यहाँ पे प्लस है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये 3 माइनस 3, ये 0, ये 3, ये 3, ये 2 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है भाई। अब क्या करना है इसे, अब मैं क्या करता हूँ, इसे घटा देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसे घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2a कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर b क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4b प्लस b कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5b, और 5b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका, मैंने क्या किया यहाँ पर माइनस किया है, तो 8 में से 3 जाएगा, आ जाएगा 5। ये देखो 2 में से जब माइनस करूंगा 3 तो 2 और 3 प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, आप ऐसे मत कीजिए, आप मेरे साथ पेन कॉपी लेके बैठिए और जो जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना मेरे साथ सॉल्व कीजिए, तो ये आपको आएगा ये आसानी से। फिर ये क्या हो जाएगा, 10 में 0 जाएगा, आएगा 10, फिर ये हो जाएगा -2, और ये -3 हो जाएगा यहाँ से -5, फिर ये हो जाएगा 8 -3 5, और ये क्या है -8 -2, यानी कि हो जाएगा ये -10। अब क्या करना है, अब मैंने बताया था कि अगर हमें b की वैल्यू निकालनी है तो कैसे आएगी b की वैल्यू, b की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 5 से पूरे अवयव में डिवाइड देना होगा, पूरे अवयव में डिवाइड दे दो। अब जैसे ही डिवाइड दोगे तो हो जाएगा 5 1 1, फिर ये 1, ये 2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये 1, ये माइनस का 2। क्लियर है, तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू आ गई, हमें b की वैल्यू आ गई। अब जैसे ही b की वैल्यू पता चली तो यहाँ पे b की वैल्यू रख के a की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, बाकी आप थोड़ा बहुत लैंग्वेज तो लिख ही सकते हैं खुद से भी। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2a, ठीक है, 2a माइनस का b की वैल्यू रख दो, b कितना है 1 1 2 -1, अभी हमने b की वैल्यू निकाली है 1 और -2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है 3 -3 0 3 3 एंड 2। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो, अब इनमें ऐसे करना है हमें कि 2a की वैल्यू निकालनी है, हमें a की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, ये इसके आगे माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। जैसे हम समीकरण को सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे, तो 3 -3 0 -1, ठीक है, 1 -2, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस था तो यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगा, ये क्या है 1 1 2, ठीक है, ये -1 1 एंड माइनस का 2। ठीक है भाई साहब, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 2a इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 3 1 4 -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 2, 0 और 2 कितना हो जाएगा 2, फिर ये -1 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा -2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2, और 1 1 2, और ये -2 और -2 माइनस का 4 हो जाएगा। ये आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ये आ गई। अब क्या करना है हमें यहाँ पे 2a इज इक्वल टू चल रहा था, तो अगर हमें a चाहिए तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी कि अगर हमें a चाहिए तो क्या करो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से जैसे डिवाइड करोगे भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 एक कम माइनस 2 एक कम 2 तो -1, फिर यहाँ पे 2 एक कम 2, यहाँ पे 2 एक कम 2 माइनस के साथ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2 दूना 4 तो माइनस का 2। क्लियर है, तो ये देखो ये हमारे a की भी वैल्यू मिल गई और b की भी वैल्यू मिल गई। मैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, जैसे कि ये 3 + 1 इतना तो आप खुद कर सकते हैं, यहाँ बीच में प्लस लगा है तो 3 + 1 4 हो जाएगा। आप चाहें तो वहाँ बोर्ड में कर सकते हैं क्योंकि आपको वहाँ पे लगभग कापी भरनी होगी, तो आप इस कैलकुलेशन को, बट आपको तेज करना होगा क्योंकि आपके पास यहाँ पे टाइम नहीं रहेगा, इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप इतना पढ़ेगा, भले ही 3 घंटा रहेगा बट आपको और तेज करनी होगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया, यहाँ से हमने a और b की वैल्यू निकाल ली। आगे बढ़ते हैं, अब इस तरह के हमने काफी क्वेश्चन कर लिए हैं। अब ये तो मल्टीप्लाई पे है, अभी मैं आपको मल्टीप्लाई भी बताऊंगा, उससे पहले ये देखिए एक और प्लस माइनस पे हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी क्या निकालना है हमें, x और y निकालना है। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसीलिए मैंने हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन ले लिया है जिससे आप आसानी से उसे समझ पाएं, और भी जो आपकी बुक में क्वेश्चन है वो आप कर लीजिए। वैसे भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसे कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए यहाँ पे कह रहा है x ज्ञात कीजिए यदि y की वैल्यू दे रखी है, x पूछा है, कुछ खास नहीं है। देखो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 2x प्लस y की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू क्या है 3 2 1 4, कुछ करना नहीं है, क्या हो जाएगा इज इक्वल टू
1 0 माइनस 3 2। कुछ करना नहीं है, देखो 2x इज इक्वल टू, अब यहाँ प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो पहले ये वाले लिख दो, 1 0 माइनस का 3 एंड 2। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, माइनस का ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 2 1 और 4। अब क्या करो, अब इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा, ये 1 में से 3 जाएगा, आएगा माइनस का 2। फिर क्या हो जाएगा, 0 में से 2 जाएगा तो आएगा माइनस का 2, या माइनस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। ये देखो माइनस 3 यहाँ है, ये है माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4। फिर क्या हो जाएगा, 2 और 2 में से 4 जाएगा, आएगा माइनस का 2। अब क्या करो, अब हमें पता है कि अगर हमें 2x है यहाँ पर, चाहिए क्या हमें x, तो क्या करूँ मैं, 2 से डिवाइड कर दूँ पूरे आव्यूह में। 2 से जैसे मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। क्लियर हुआ ये, x की वैल्यू काफ़ी आसानी से आ गई x की वैल्यू आसानी से। ठीक, मैं यहाँ बता दूं कि मैं करता कैसे हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये एक स्टेप मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, हर क्वेश्चन में मैंने ऐसे किया। कैसे मैंने हटाया, इसे चाहो तो तुम और आसानी के लिए ऐसे लिख लो, 1 -3। जो जो घटा रहे हो ना, जो अवयव में से जो दोनों अवयव हैं उसका जो जो अवयव तुम घटा रहे हो वो लिख लो। जैसे 1 -3 लिख लिया, फिर यहाँ लिख लिया 0 -2, फिर यहाँ लिख लिया -3, इसे लिखोगे तो -1, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 -4। ऐसे लिख लोगे तो आपको यहाँ पर क्या होगी, कैलकुलेशन में एरर नहीं होगी, मतलब कोई गलती नहीं होगी और समझ में भी आएगा। जैसे 3 -1 तो कितना हो जाएगा, ये -2, यहाँ से आ रहा है -2, यहाँ पे आ रहा है -2 और यहाँ पे क्या आ रहा है -4। वही चीज़ मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी थी। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से हमें x की भी वैल्यू यहाँ से मिल गई। आसान सारे क्वेश्चन है, बस थोड़ा कैलकुलेशन करनी है, वहाँ से आपको वैल्यू आसानी से आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया है। पिछली स्लाइड में हमने एक क्वेश्चन कर लिया था जिसमें मैंने आसानी से बताया कि कैसे हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, उसके बाद वहां से वैल्यू निकालेंगे। ये देखो, इसमें भी आपको क्या कह रहा है, आव्यूह x ज्ञात कीजिए, मतलब कि x जो आएगा वो एक आव्यूह आएगा, वो हमें निकालना है और हमें एक इक्वेशन दे रखी है, उसमें वैल्यू रखनी है। कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सा है, ये देखो इक्वेशन हमें दे रखी है 2a, वेट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूं। हाँ, अब देखो, अब यहां पर क्या दे रखी है हमें, इक्वेशन क्या दे रखी है, हमें इक्वेशन दे रखी है 2a प्लस 2a माइनस का b प्लस x, यही दे रखी है, इज इक्वल टू 0। अब करना क्या है, इसमें हमें x निकालना है, हमें a b की वैल्यू रख देनी है। देखो भाई साहब, 2a की वैल्यू कितनी है, ये देखो यहाँ दे रखी है 3102, यानी कि हमें एक आव्यूह दे रखा है 3102। माइनस b कितना दे रखा है, b दे रखा है -2 1 0 एंड 3। ठीक है, और प्लस कितना दे रखा है, प्लस x इज इक्वल टू 0। बस क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या करो, सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 0 हुआ 0, 2 2 4, माइनस यहाँ लिख लो -2 1 0 और 3। अब देखो प्लस x इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। अब कुछ करना नहीं है, अब क्या करो, x को पक्षांतर करके, x को यहीं रहने दो, इन दोनों को पक्षांतर करके इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या करना है। अब इसको इधर पक्षांतर कर लो, या फिर इसे पहले घटा लो यहीं पर। अगर घटा लोगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो इसे x को इसी के साथ ही रहने दो। क्या करो, यहां से मैं डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर रहा हूं, देखो क्या होगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को घटा लेते हैं। सबसे पहले देखो 6 माइनस, और यहाँ पे तुम्हारा -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 - 1, फिर देखो 0 - 0, 0 - 0, फिर क्या हो जाएगा, ये 4 - 3, ये हो जाएगा 4 - 3। ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 0। मैंने अभी x का पक्षांतर किया नहीं, कि पहले हम इसे सॉल्व कर लें फिर उसे डायरेक्ट हटा देंगे वहां से। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 6 2 8, 2 1, 2 में से 1 गए 1, 0 में से 0 0, 4 में से 3 गए 1, तो ये क्या आ गई हमारी, प्लस x आ गया। अब क्या करना है हमें, इज इक्वल टू 0। अब x को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये जितना था वो सारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा, -1। क्लियर है, तो यहां से क्या आ गई, हमारी x की वैल्यू आ गई। यानी कि जो x जो आव्यूह था हमारा वो आ गया। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो,
अब हमें क्या करना है, हमें थोड़ा मल्टीप्लाई करना सीखना है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अभी तक हमने प्लस माइनस सीख लिया था, ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं कि हमें अवयव का परिवर्त निकालना रहता है। जो हम ये पीछे क्वेश्चन छोड़ के आए हैं वो सारे वो किस पर थे, वो थे अवयव के परिवर्त पर, ठीक है। जैसे ये देखो, ये कह रहा है कि अवयव का परिवर्त ज्ञात कीजिए। ये क्या होता है, परिवर्त को हम लोग बोलते हैं डैश। जैसे कि हम इसे ले लें, पहले मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं। जैसे मैंने लिया a इज इक्वल टू 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, a डैश निकालते हैं। a डैश को ही बोलते हैं क्या, परिवर्त, ठीक है। a डैश को क्या बोलते हैं, परिवर्त। अब इसका परिवर्त निकालते कैसे हैं, जो ये आपको अवयव दे रखा है ना, उसे ऐसे पलट दो, पलट दो। कैसे पलटो, जैसे देखो यहाँ जो 2 है वो 2 रहने दो, जो यहाँ पर आपका ये था ना 3, उसे यहाँ ले आओ, जो आपका 4 था वो यहाँ चला जाएगा, और 5 जो था वो वहीं रह जाएगा। इस तरह से समझ में आया कि नहीं। फिर से देखो मैंने किया क्या, जो मेरा 2 था यानी कि ये a11 था, तो a11 जो रहेगा वो वहीं रहेगा। इस तरह से a11 यहाँ था, ये क्या था, ये था a12, ये क्या था a21, और ये क्या था a22। तो a11 और a22 तो वहीं रहेंगे, बट सिर्फ बदलेगा क्या, बदलेगा ये कि जो आपका a12 था वो किसकी जगह पे आ जाएगा, a21 की जगह पे आ जाएगा। मतलब इन दोनों का क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिवर्त बोलते हैं। तो क्लियर है ये कैसे हो रहा है परिवर्त। हाँ बहुत आसान है, आसानी से हो जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, तो एक और एग्जाम्पल लें। अगर मैं यहाँ देखो एक एग्जाम्पल लेता हूँ इस तरह से 1 2 3। अब मुझे बताओ इसका परिवर्त कैसे होगा। तो जो इसका परिवर्त यानी कि a डैश जो निकालेंगे हम, वो कैसे निकालेंगे, जो अभी तक एक रो थी ना, इन सबको कॉलम बना दो, 1 2 3, इस तरह से हो जाएगा। ये अभी तक ऐसे था, तो हमने क्या किया, इसे ऐसे कर लिया। तो इस तरह से हम परिवर्त इसका निकालेंगे। अब देखो यहाँ हमें कौन सा अवयव दे रखा है, 3 × 3 का अवयव दे रखा है। तो हम ले लेते हैं a इज इक्वल टू, हमें कितना दे रखा है यहाँ पर, 1 -2 3 2 3 -1 और 4 1 और 2। अब देखो इसका आसान तरीका ये होता है कि जो हमारा रो है उसे कॉलम बना दो, और जो कॉलम है उसे रो बना दो। यानी कि अगर हम a डैश इसका निकालना चाहें तो क्या करेंगे, 1 वहीं रहेगा। ये जो रो है ना, ये देखो ये एक रो है, इसको क्या करो, कॉलम बना दो। कॉलम करोगे तो कहां से आ जाएगा, a के बाद -2 यहाँ लिख दो, फिर यहाँ क्या है 3, तो 3 को यहाँ पे ले आओ। आसान तरीका सबसे बता रहा हूँ, परिवर्त कैसे निकालते हैं, यानी कि a डैश कैसे निकालते हैं। अब देखो पहला रो हो गया। अब दूसरा रो लो, दूसरा रो यहाँ पे आएगा, यह आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, यह आ जाएगा -1। बहुत आसानी तरीके से जो रो है ना, ये देखो दूसरी रो है, इसे हमने क्या किया, कॉलम बना दिया। तीसरी रो लो, तीसरी रो को कॉलम बनाओ, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पर 2। देखो हो गया ये, हमने आसानी से, कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। वैसे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी कहाँ रहेगी, बस कुछ करना नहीं है, जो रो है ना उसे कॉलम बना दो। इसी तरीके से और भी जो क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे। इतना क्लियर हुआ ये परिवर्त a डैश कैसे निकालते हैं। ये 3 × 3 का जो आपका रो है ना उसको कॉलम में बना देना है। एक बार और देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ये देखो अब हमें ये बताना है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव a जो है वो एक सममित अवयव है। अब देखो अभी तक हमने सीखा था कि परिवर्त क्या होता है, a डैश क्या होता है। अगर a डैश यानी जो आपने परिवर्त निकाला है वो खुद a के बराबर आ जाए ना, तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे हम सममित। और अगर a डैश a के बराबर ना आए तो उसे क्या बोलोगे, विषम सममित अवयव। कैसे होता है ये मैं ये कह रहा हूं कि जो भी हम अवयव लेंगे उसका डैश लेंगे, उसका परिवर्त लोगे, अगर वो उसी के सारे अवयव उसके बराबर हैं। जैसे कि एक एग्जांपल में लेता हूं, a इज इक्वल टू मैंने ले लिया 2 2 2 2। अब बताओ इसका मैं a डैश ले रहा हूं तो क्या आएगा, a डैश में कुछ बदलाव होगा, 2 2 2 2। क्यों, क्योंकि a डैश में क्या करना रहता है, इन दोनों को तो सेम रखना रहता है, बस इन दोनों को इंटरचेंज करना था, तो दोनों सेम है। तो देखो a इज इक्वल टू a डैश है कि नहीं, इसमें भी 2 2 2, इसमें भी 2 2 2, तो यानी कि ये जो है ना a डैश इज इक्वल टू a आ गया। तो ये जो हमारा अवयव है ये एक सममित अवयव, कौन सा है, सममित अवयव। अब एक और एग्जांपल लो, a इज इक्वल टू मैंने ले लिया 3 0 4 2। अब मुझे बताओ इसका मैं a डैश निकालूं तो क्या आएगा, a डैश निकालूंगा तो हो जाएगा, देखो 3 2 को तो चेंज ही नहीं करना, 3 2 यहाँ लिख दो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, यहाँ 0 यहाँ 4। अब मुझे बताओ क्या a डैश इज इक्वल टू a है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 3, लेकिन यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 4 हो गया, तो ये a डैश नॉट इज इक्वल टू a है। तो इसे बोलते हैं हम लोग विषम सममित अवयव। क्या बोलते हैं, विषम सममित। समझ गए। अब देखो किसी सिद्ध कीजिए कि a इज इक्वल टू एक सममित अवयव है। a क्या है, a इज इक्वल टू, डायरेक्ट ले लो भाई साहब, a इज इक्वल टू है 1 -1
5 -1, फिर क्या है 2 1, फिर 5 1 3। मैंने बताया कि अगर किसी भी a 3 into 3 का आपको मिल गया व्यू, कोटि कितनी है इसकी 3 into 3 है, इसका आपको a डैश निकालना है। कैसे निकालोगे? a डैश यानी कि परिवर्त, a डैश बोलते हैं इसे, परिवर्त यानी कि परिवर्त को हम कैसे डिनोट करते हैं? a डैश से। कंफ्यूज ना हो कि a डैश क्या है परिवर्त क्या है। अगर किसी ने कहा परिवर्त निकालो तो a डैश निकालो, दोनों सेम चीज है। अब देखो इसको करना क्या है, जो रो है ना उसको कॉलम में चेंज कर दो। 3 रो है, 3 कॉलम बन जाएंगे अपने। ये देखो यहां से 1 ये रो वाला मैंने कॉलम में लिया है, 1 -1 5। ये देखो दूसरा रो लिया मैंने, -1 2 1। ये देखो अब यहां से मैंने लिया 1 5 1 3 है तो मैंने यहां से ले लिया 5 1 3। अब देखो क्या हमारा जो a है वो a डैश के बराबर है? ये देखो हर एक अवयव चेक करो, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी, -1 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 उसी जगह पे, -1 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। ये हर एक अवयव बराबर है, यानी कि a इज इक्वल टू क्या है? a डैश है। यानी कि जो हमारा ये अवयव है, ये कौन सा अवयव है? ये एक सममित अवयव है। कौन सा है? समित, सिमेट्रिक अवयव है, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं इसे। ये देखो यहाँ पे एक, तो हमें यही सिद्ध करना था तो हमने ये सिद्ध कर लिया। क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत आसान है, आपको बस परिवर्त निकालना था। सेम आ जाए तो सममित है, नहीं आया तो विषम सममित। ठीक है, अब देखो एक चीज, अब देखो अब क्या करना है हमें। यहां पे दे रखा है यदि हमें a एक अवयव दे रखा है तो सत्यापित कीजिए कि a डैश और उसका डैश इज इक्वल टू a। ये क्या मतलब कह रहा है? मतलब कि अगर आप कोई अवयव आपको दे रखा है, आपने उसका क्या लिया? परिवर्त लिया, यानी कि a डैश लिया, उसके बाद जो आपने उसका a डैश लिया उसका भी a डैश लीजिए। अब क्या वो a के बराबर आ रहा है कि नहीं? चलिए चेक करते हैं। ये देखो क्वेश्चन से भी समझ में आएगा। हमें a इज इक्वल टू दे रखा है इतना, मैं इसका a डैश लेता हूँ। a डैश मैंने क्या बताया आपको कैसे करना है? जो आपका रो है उसको कॉलम कर दो। कॉलम करोगे कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 -3 5 और 0 7 -4। क्लियर है? तो मैंने क्या किया? a डैश निकाल दिया। अब a डैश जो आपने निकाला है ना उसका दोबारा से डैश निकालो। जब इसका दोबारा से डैश निकालोगे, दोबारा से परिवर्त करोगे, तो ये जो रो है उसको कॉलम बना दो, सॉरी जो कॉलम है उसको रो बना दो। जैसे 2 0 3 7, तो क्या करो इसको 2 0, फिर क्या करो -3 7, फिर देखो यहाँ पे 5 -4 है तो 5 -4। अब देखो क्या जो a डैश डैश है, a डैश का जो डैश निकाला हमने, क्या वो a के बराबर आ रहा है? बिल्कुल। देखो यहाँ पे 2 2 0 0 -3 -3 7 7 -4 -4 5 5। तो यहां से हमने ये सिद्ध कर दिया कि a डैश का जो डैश है वो भी a के बराबर है। क्लियर हुआ? बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए क्या निकालना है, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन फटाफट कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ के सारे क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए हैं। मैं एक सीरीज के साथ चल रहा हूँ, मतलब एक लाइन से चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट अवयव का सबसे इंपॉर्टेंट और अवयव का सबसे टफ कॉन्सेप्ट यानी कि मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, यानी कि गुणा कैसे होता है दो अवयवों का, ये हम सीखने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे होता है देखिए। सबसे पहले यदि a, हम एक क्वेश्चन से समझेंगे। ये हमें दे रखा है कि यदि a कितना है तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर इतना रहेगा। अगर हमें दो अवयव दे रखे हैं ना, सबसे पहले हम a1 ले लेते हैं। a1 में हमें क्या दे रखा है? एग्जाम्पल से मैं आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझा देता हूं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। a1 क्या होता है? a11 a12 a21 a22। ठीक है, फिर a2 को मैं ले लेता हूं थोड़ा, मैं इसे कैपिटल में ले लेते हैं। ठीक है, a11 a12 ये क्या हो जाएगा? a21 और ये हो जाएगा a22। ठीक है, इस तरह से हमने कुछ ले लिया। अब इनका अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई के लिए जो हमें कंडीशन है, जो हमें शर्त है कि अगर वो फुलफिल होगी तो ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो ये है कि पहले चेक करो इसकी कोटि कितनी है। इसकी देखो कोटि कितनी है, इसकी तो है 2 × 2, इसमें 2 रो है 2 कॉलम है। इसमें देखो कितने हैं, इसमें भी 2 रो है 2 कॉलम है। अगर आप दोनों की कोटि ऐसे लिखो 2 × 2 और 2 × 2, ये देखो ये दो इसके बराबर है। अगर दोनों का पहले का रो, ये देखो दूसरे का रो और पहले वाले का कॉलम बराबर है तो ही इसमें मल्टीप्लाई होगा। मतलब क्या है? जैसे देखो एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैं ये वाला ले लेता हूं a2 और मैंने एक और a3 लिया, उसका कैसे है? उसका ऐसे है 3 1 2। इसकी कोटि कितनी है भाई? इसकी कोटि है, ये देखो 3 रो है इसमें और कॉलम कितना है? 1। तो अब देखो जब तुम इसकी कोटि लिखोगे तो क्या है? 2 × 2 और इसकी कोटि कितनी है? 3 × 1। तो ये देखो क्या ये
लास्ट वाले मैच हो रहे हैं, एक का लास्ट एक का फर्स्ट नहीं, यानी कि इसका जो कॉलम है वो इसके रो से मैच नहीं कर रहा है, तो तुम इसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यानी तुम A2 और A3 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं? और आगे मैं भी इसमें समझाऊंगा कि होता क्या है ये। अब इतना देखो, अब हमें मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? यानी कि हमें करना है A1 और A2 करना है। कैसे होगा A1 A2? देखो, आंख खोल के कॉपी के साथ आसानी से समझो, समझ में आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, A11 का A11 के साथ करोगे मल्टीप्लाई। कैसे करोगे? A11 A11, ठीक है। इस तरह से होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जैसे देखो A11 A11 हो गया, प्लस इसमें प्लस करोगे किसका? A12 A21 का, मतलब कि ये हो जाएगा A21 और इनटू में A12। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी और समझ में आएगा, थोड़ा बहुत धीरज रखो, शांति से समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो, वेट अ मिनट, ये हो गया अपना दूसरा। देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चलेगा। रो को एक बार लेना है और कॉलम दो बार, कॉलम चेंज होगा। पहले रो लेंगे, देखो फर्स्ट रो था फर्स्ट कॉलम, कैसे किया? फर्स्ट रो का सबसे पहले किया इसके साथ, फिर क्या किया? फिर किया इसके साथ, दोनों को ऐड कर दिया। देखो A11 A11 प्लस A12 A21। दूसरा कैसे करेंगे? ये देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आ जाओ, फर्स्ट रो में क्या है? A11, इसका है A12, तो यहाँ पे हो जाएगा A11। रुक जाओ, मैं पेन चेंज कर लूँ ना, सारा एक ही कलर का हो जाएगा तो कंफ्यूज होना तो पक्का है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा A11 ये वाला प्लस और नो 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 नो, A11 नहीं होगा भाई, अभी कंफ्यूज मत करो मुझे भी। ये देखो यहाँ पर, अब हम क्या कर रहे हैं? देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, ये फर्स्ट रो था, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे क्या होगा? A11 इंटू A12, ये होगा A12, ठीक है। प्लस अब क्या होगा? प्लस A22 इंटू A12, इस तरह से होगा। फिर क्या होगा? अब दूसरी लाइन में जाओगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। जैसे देखो सेकंड रो में क्या है भाई साहब? A21, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पे हो जाएगा A11 A11 प्लस क्या हो जाएगा? A22 और क्या हो जाएगा? ये A21। दूसरे में आओ, सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या हो जाएगा यहाँ पर? A21, यहाँ पे क्या हो जाएगा? A12 प्लस A22 इंटू A22। क्लियर हुआ कि नहीं? कुछ इस तरह से आपका मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद फिर जो भी वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर इससे आपको नहीं समझ में आया तो अभी मैं गिनती से समझाता हूँ, वहां से भी समझ में आएगा, ठीक है। तो अब उससे समझते हैं गिनती से। पूरा क्लियर कर दिया मैंने। अब समझते हैं गिनती से कि गिनती के हिसाब से क्या कह रहा है, इसके हिसाब से क्या होगा। ए लिख लो भाई साहब, ए हमें ये दे रखा है, हमें निकालना है ए स्क्वायर, यानी कि ए गुड़े ए, यही तो होता है स्क्वायर। लिख लो दोनों को। पहला ए क्या है? 1 4 2 -3, गुणा कर रहे हैं हम दूसरे से, 1 2 4 -3। बिल्कुल सही है जी, हाँ बिल्कुल सही है। या क्या ये इन दोनों की कोटियां समान है? जी समान है, यानी कि जो कंडीशन है वो क्या है? देखो 2 गुणे 2 इसका और दूसरे वाले का कितना है? दूसरे वाले का है 2 गुणे 2। ये देखिए ये दोनों मैच कर रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई हो सकता है। चलो भाई मल्टीप्लाई हो सकता है तो करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करूं? इस तरीके से। सबसे पहले मैंने क्या कहा था? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चलना है। देखो इसका लेंगे ये फर्स्ट रो, फिर ये फर्स्ट कॉलम। कैसे होगा? फर्स्ट रो देखो 1 1 जा 1 करोगे पहले, 1 गुणे 1, क्या किया मैंने? ऊपर वाला प्लस इसके ऊपर वाला इसका नीचे वाला, ठीक है, प्लस 2 गुणे 4, ठीक है, ये 1 हुआ। अब दूसरे का करोगे, वो कैसे करोगे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यही ये रो यही रहेगा लेकिन कॉलम यहां चेंज हो जाएगा, 1 इंटू 2, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस प्लस करोगे इसका और इसका तो कितना हो जाएगा? ये 2 गुणे माइनस का 3। समझ में आया इतना? ठीक है। नेक्स्ट आओ भाई, नेक्स्ट क्या कह रहा है? अब नेक्स्ट रो है। अभी तक हमने सिर्फ एक रो और 2 कॉलम का किया। देखो एक रो के साथ कितना करोगे? दोनों कॉलम का करोगे, फिर दूसरे रो के साथ दोनों कॉलम का करोगे। जैसे देखो यहाँ पर 4 - 3 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4 1 जा 4 प्लस नीचे वाले का नीचे वाले के साथ माइनस का 3 गुणे 4। अब क्या करोगे? ये वाला रो सेकंड कॉलम, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम का कितना हो जाएगा? ये 4 इंटू 2, ठीक है,
प्लस यहाँ देखो 3 इंटू 3 यानी कि -3 इंटू -3। क्लियर हुआ कि नहीं? फिर से देखो अगर नहीं क्लियर हुआ, हमें क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम करना है। कैसे करना है मैंने पूरा लिख भी दिया है। देखो मैंने इसका पहले किया इसके साथ, उसके बाद फिर इसका इसके साथ और दोनों को ऐड कर दिया। दूसरे उसमें क्या करना है, दूसरे उसमें इसका करना है इसके साथ, मतलब कि अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। अब सेकंड पे आ जाओ, भूल जाओ इसे। तो सेकंड रो देखो, फर्स्ट रो सेकंड का पहला वाला इससे किया, फिर दो का किससे होगा, नीचे का नीचे वाले से होगा। तो पहले वाले का पहले वाले के साथ, दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ। फिर अब इसमें जब आओगे तो इसका करोगे ऊपर वाले के साथ, इसका यहां पर कर दोगे, फिर इसके साथ करोगे तो यहां पे हो जाएगा, और ये -3 का कहां पे, यहां पे हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रख दो। वैल्यू क्या, अब इसे सॉल्व कर दो, हो तो गया 1 1 जा 1 प्लस 2 चौक 8। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 प्लस 2 3 6, तो माइनस का 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 1 कम 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का, देखो 4 3 12 प्लस का, यहाँ पे माइनस का 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस ही रहेगा, 3 3 का 9 हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख दो, देखो क्या वैल्यू वही आ रही है। क्या हो जाएगा 8 1 9, 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा, ये 2 में से तो माइनस का 4 आएगा। देखो 12 में से 4 8, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा, छोटे में से घट रहा है। फिर क्या हो जाएगा 9 8 17। क्या देखो ये वैल्यू वही आ रही है जो हमसे सिद्ध करने को कह रहा था, बिल्कुल वैल्यू वही आ रही है, 9 -4 -8 और 17। ये देखो हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली, हमने गुणा करना भी सीख लिया। अभी हमने क्या सीखा है, 2 इंटू 2 का 2। देखो अभी हमने इसका गुणा करना सीखा है, जो वर्ग आवी होते हैं। अभी अब जब 3 वाला करोगे तब सोचो कितना टफ होगा, बट इतना टफ नहीं है। आप एक स्टेप को लेके चलेंगे कि हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करना है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम करना है, तो बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। और अगर अभी क्लियर हो गया तो आगे भी जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत जगह आव्यूह का यूज मिलेगा। और मेनली जो मल्टीप्लाई होता है वो इसका सबसे टफ पोर्शन होता है, इसीलिए मैं इस पर इतना ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई, देखते हैं क्वेश्चन इस पे क्या कह रहा है। देखिए भाई, क्वेश्चन लगाते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। देखो ए हमें ये दे रखा है 2 4 3 2, और बी दे रखा है हमें 1 -2 3 5। हमें क्या निकालना है, बी इंटू ए निकालना है। हमें निकालना है बी इंटू ए। बी इंटू ए का मतलब समझ रहे हो, मतलब पहले बी को लिखो, ए को नहीं। ऐसा नहीं है कि ए इंटू बी बी इंटू ए के बराबर है, जो जैसा कह रहा है वैसे ही निकालना है। यानी कि बी को हमें पहले रखना है। तो बी क्या है, 1 3 -2 एंड 5 इंटू कितना है भाई साहब, ये है 2 4 3 2। ठीक है, ये हो गया हमारा b इंटू ए। अब हमें ये b को b है, ये मैंने a की वैल्यू रख दी। अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा कैसे मल्टीप्लाई करना है, हमें वैसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे मैंने पिछले बताया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करोगे तो इसका किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। देखो 1 गुणे 2 प्लस करना है हमें, प्लस तब में करना है। ठीक है, 1 गुणे 2, फिर कितना हो जाएगा, ये 3 3 का 9, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ। ठीक है, फिर हो जाओ ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आओ, तो 1 4 जा 4। मैं इसे पहले ऐसे लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। 1 गुणे 4 प्लस, अब क्या होगा, सेकंड वाले का सेकंड वाले के साथ, इसका इसके साथ होगा। इसका इसके साथ नहीं करना है, इसका इसके साथ कर बैठो, नहीं, आपको 3 का इसके साथ, ये देखो ये जो है ना, इसका इसके साथ होगा। तो कितना हो जाएगा, ये 3 गुणे 2, बीच में कितना आएगा, प्लस आएगा। अब देखो फिर आ जाओ, ये देखो दोनों कंप्लीट हो गया, इसका इसके साथ किया और इसका इसके साथ किया। अब क्या करना है, ये देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करना है। तो क्या हो, सेकंड रो कितना है भाई साहब, -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। ये देखो इसका मैंने इसके साथ किया, सेकंड वाले का सेकंड वाले नंबर के साथ होगा। अब देखो फिर अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -2 इंटू 4, -2 इंटू 4 प्लस कितना हो जाएगा, ये देखो 5 इंटू 2। क्लियर हुआ ये? अब क्या करना है, बस इसे सॉल्व कर देना और कुछ नहीं करना है। यानी कि हमें क्या करना है, ये इतना ध्यान रखो, फर्स्ट रो पहला हमने क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, फिर क्या करना है, फर्स्ट रो ही चलेगा, रो फर्स्ट ही रहेगी, और क्या होगा, सेकंड कॉलम हो जाएगा। फिर क्या करना है, दूसरे में सेकंड रो करना है और फर्स्ट कॉलम फिर से चले आना है। फिर क्या करना है, रो सेम ही रहेगी और कॉलम जो है वो हमारा चेंज होता रहेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 2 1 जा 2 और 3 3 का
9, 4 एकम 4 प्लस 3 दूना 6, यहाँ देखो 2 दूना माइनस का 4 प्लस 5 त्याएं 15, 2 चौक माइनस का 8 प्लस 5 दूना 10। सॉल्व कर लो इसे, आंसर हो जाएगा, काम खत्म। 9 2 11, 6 4 10, 10 8 18 और ये सॉरी ये तो गलत कर दिया भाई, 10 8 18 कहाँ माइनस में, तो क्या हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू आ जाएगी देखो 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा ना, ये 10 में से 8 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ 15 में से 4 जाएगा 11 आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, b इंटू ए की भी वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ से हम धीरे धीरे समझ रहे हैं कि किस तरह से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ये तो हम कर चुके हैं, तो अभी हम समझ लेते हैं ये क्या है। हमें क्या निकालना है, ए हमें दे रखा है, तो कह रहा है हमसे कि a माइनस ए डैश विषम सममित अवयव है। मैंने अभी बताया था कि विषम सममित अवयव कौन से होते हैं, विषम सममित अवयव वे होते हैं कि जिसमें a डैश a के बराबर नहीं होता है, अगर बराबर हो गया तो कौन सा होता है, सममित अवयव होता है। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले a हमें दे रखा है, तो क्या करना है, हमें a माइनस ए डैश निकालना है। तो a डैश पहले ही निकाल लो इसका, कितना a डैश क्या हो जाता है, मैंने बताया था अगर 2 इंटू 2 का है, यानी कि 2 गुणे 2 का है, कोटि का है, वर्ग अवयव, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम उसमें कुछ करेंगे नहीं, 3 माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, यहाँ वाला चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देते हैं इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा ये वहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये हमें निकालना क्या है, तो दिखाइए कि a माइनस ए डैश, तो a माइनस हमें क्या करना है, a डैश करना है। a कितना है, a है अपना 3 माइनस का 4 और क्या है 1 माइनस का 1, माइनस कितना करना है, a डैश करना है। a डैश कितना हो जाएगा 3, ये देखो a डैश यहाँ निकालना है ना, 3 1 माइनस का 4 माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करो, इसकी निकाल दो वैल्यू, माइनस कर दो, 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस 4 और माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 5, 1 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 5, और ये माइनस 1 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी a माइनस ए डैश। अब ये बताओ a माइनस ए डैश क्या a के बराबर आ रहा है, देखो ये तो बिल्कुल अलग आ रहा है, नहीं भाई ये ऐसा नहीं है। तो जब बराबर नहीं आ रहा है तो ये क्या हो गया, ये हो गया विषम सममित अवयव। ठीक है, बस हमें यही बताना था कि ये इसके बराबर नहीं है, यहां से निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने सीख लिया, ये भी लगा लिया, ये भी लगा लिया। अब इस पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि fx हमें दे रखा है ये, ठीक है 3 इंटू 3 का, तो सिद्ध कीजिए कि fx fy इज इक्वल टू fx प्लस वाई होता है। ठीक है, अब देखो इसे करेंगे कैसे, इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम fx देख लेते हैं। fx हमें ये दे रखा है, fx यानी समझ रहे हो, यानी कि जो x का फंक्शन है, इसमें देखो cos x है, sin x है, 0 0 ये sin x cos x है। ठीक है, अब हमें fy भी लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखते हैं, fy लिख लेते हैं। fy यानी समझ रहे हो, y का फंक्शन हो जाएगा सारा, जहां जहां x है वहां y रख दो, तो क्या हो जाएगा, ये cos x की जगह हो जाएगा cos, एक सेकंड, यह हो जाएगा cos y, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का sin y, फिर क्या हो जाएगा ये 0, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर sin y, फिर क्या हो जाएगा ये cos y। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा ये 0, फिर ये हो जाएगा 0, फिर ये 0 और ये 1। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, यहाँ पर fy लिख लिया। ठीक है, जैसे यहाँ fx लिखा था, यहाँ fy लिख लिया, कुछ क्या नहीं, बस जहां जहां x है वहां वहां y लिख दिया। अब मुझे करना क्या है, तो सिद्ध कीजिए fx इंटू fy, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत थोड़ा टफ भी लग सकता है, इसलिए आप मेरे साथ करते जाएंगे, जो जो स्टेप मैं लिखूंगा वो लिखते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा लेंदी भी हो सकता है। हमें क्या करना है, हमें fx और fy करना है, fxy। अभी तक हम क्या कर रहे थे, 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब देखो 3 इंटू 3 का आ गया। अब करना कैसे है, इसे देखो, यहां पे हमें देखो, हमें यहां दे रखा है fx, यहां पे हमें दे रखा है fy। सबसे पहले मैंने बताया था कि हमें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से करते हैं। किससे करते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से करते हैं। तो ये थोड़ा लेंदी हो सकता है, इसलिए संभल बूझ के मेरे साथ करते जाइए, जैसे जैसे मैंने बताया है। देखो वैसा, इसे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा जाने वाला है, इतना तो पता है मुझे। देखो यहाँ पर cos x है, यहाँ पे क्या है cos y है। सबसे पहले हम ऐसे करेंगे, फर्स्ट रो, ये अपना फर्स्ट रो,
ये है अपनी फर्स्ट कॉलम है। अब इसे हम करने वाले हैं, देखो cos x का कैसे करेंगे, cos y से, cos x, ठीक है, cos x इंटू cos y, ये देखो cos x इंटू cos y, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा अपना माइनस का sin x माइनस का sin y। देखो कैसे होगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर देखो cos x cos y हो गया, यानी कि फर्स्ट रो हमारा चल रहा है, देख लो कंफ्यूज मत होना, देखो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम चल रहा है, मैंने क्या किया cos x का cos y के साथ किया। अब देखो यहाँ पर sin x होगा, माइनस sin x का किससे होगा, sin y से होगा, क्योंकि ये क्या चल रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम चल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा ये, और हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो अगर प्लस करोगे तो यहाँ माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस sin x है, तो मैं पहले ही कर देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का sin x और क्या हो जाएगा sin y, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तीसरा क्या है, जीरो, और यहाँ पे भी जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस जीरो हो जाएगा। ये पहला हुआ है, यानी कि ये क्या हुआ है, हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चल रहा है अभी। अब हमारा क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आ जाओ, फर्स्ट रो क्या आ जाओ, सेकंड कॉलम पे। अब सेकंड कॉलम में क्या है अपना, यहाँ पे देखो फर्स्ट रो में तो वही है cos x माइनस साइन वाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का cos x और साइन वाई, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अब दूसरा देखो यहाँ पर क्या है, माइनस साइन एक्स, और दूसरा क्या है यहाँ पर cos y, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का साइन एक्स और फिर हो जाएगा आपका cos y, ठीक है। फिर देखो इसमें, फिर यहाँ पर क्या है, जीरो है और यहाँ पे हमारा जीरो है, तो ये तीसरा वाला क्या हो जाएगा, प्लस जीरो हो जाएगा। अब जो तीसरा लाइन है ये देखो, हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब देखो फर्स्ट रो क्या जाएंगे हम लोग, थर्ड कॉलम पे जाएंगे। अब जैसे ही थर्ड कॉलम पे जाओगे तो कोई जीरो से मल्टीप्लाई करोगे cos x का कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे sin x का जीरो, और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 का, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1। क्लियर हुआ, ठीक है। अब आ जाओ भाई, अब हमें क्या करना है, हमें करना है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर सेकंड रो, ये वाली रो लेके चलना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और सेकंड रो फिर थर्ड कॉलम करेंगे, वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट वाले में किया। तो साइन एक्स और यहाँ पे क्या है cos y, तो वही लिख दो भाई साहब, साइन एक्स cos y, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो cos x है और यहाँ पे cos y है, तो हो जाएगा प्लस cos x cos y, ठीक है। नो 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 नो, देखो भाई यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स cos y प्लस हम कौन सा रो, ये देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम अभी चल रहा है ना, तो यहाँ पे देखो cos x और ये sin y होगा, यहाँ पे होगा sin y, ठीक है। अरे यार इसको क्लियर कर लेने दो मुझे, ये देखो सेकंड उसमें क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा cos x और sin y, कैसे होगा देखो, कंफ्यूज मत होना। देखो क्या किया मैंने, यहाँ पर देखो हम लोग का था सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो जब फर्स्ट कॉलम में मैं गया तो sin x का मैंने cos y के साथ किया, cos x का मैं किसी करूंगा sin y के साथ करूंगा। अब फिर मैं क्या करूंगा, जीरो का करूंगा जीरो के साथ, तो प्लस तो जीरो ही होगा, वो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर मैं क्या करूंगा, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो देखो sin x का माइनस sin y के साथ, तो हो जाएगा ये माइनस का sin x एंड sin y। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे है cos y, यहाँ पे है cos x, तो प्लस का हम लोग प्लस कर रहे थे ना, प्लस का cos x cos y, थोड़ा बड़ा है थोड़ा लेंदी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके एग्जाम में। फिर जीरो और ये कितना हो जाएगा, ये जीरो प्लस जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो अब थर्ड कॉलम जब इसमें जाओगे sin x cos x, तो देखो sin x का करोगे जीरो के साथ जीरो, cos x का जीरो के साथ जीरो, और यहां पर जब हम लोग जीरो के साथ करेंगे तो जीरो वन जा कितना हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा ये, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जीरो, ये देखो जब हम cos x का करेंगे जीरो के साथ तो जीरो, sin x का करोगे जीरो के साथ जीरो, और जीरो वन जा जब करोगे तो यहाँ जीरो होगा ना भाई। क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जीरो 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 वन। अब इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और ये रहा उसका सारा रिजल्ट, ये तीनों रिजल्ट हमने उसके लिए लिखा है। फिर हमने दूसरे रो में आए, दूसरे रो के साथ फर्स्ट कॉलम का किया, ये आया उसका रिजल्ट। फिर दूसरे रो के साथ दूसरे कॉलम क्या किया, ये आया। फिर दूसरे रो का जब थर्ड के साथ किया तो ये जीरो आ गया। अब जब हम करेंगे थर्ड रो का फर्स्ट के साथ, तो ये देखो ये है हमारा थर्ड रो जीरो जीरो वन, और ये हमारा फर्स्ट कॉलम। अब क्या करोगे, जब इससे करोगे मल्टीप्लाई तो जीरो 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 और ये वन जीरो जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना जीरो आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर
0 साइन वाई के साथ करोगे, 0 करोगे कॉस वाई के साथ और 0, तो ये सेकंड रो में भी अपना क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अगर हम थर्ड रो की बात करें कि ये थर्ड रो के साथ क्या आ रहा है अपना, ये देखो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में क्या आ रहा है, तो ये देखो 0 0 0 के साथ सेकंड वाला भी 0, लेकिन थर्ड वाला देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जाके अब जाके आव्यू कंप्लीट हुआ है, ये हमारा क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। अब आपको इसके लिए एक फार्मूला पता होना चाहिए, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है, और क्या होता है sin x cos y प्लस cos x sin y, cos x sin y माइनस cos x sin x cos y, या sin x sin y प्लस cos x cos y। तो ये जो होते हैं वो sin x प्लस y cos x प्लस y के फार्मूले होते हैं। वहां से मैं डायरेक्ट यहाँ की तो मैं वहां से डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं क्या हो जाएगा ये, cos x cos y माइनस sin x sin y, तो होता है ये फार्मूला होता है ये फार्मूला होता है cos x प्लस वाई का। ठीक है, ये किसका फार्मूला होता है cos x प्लस वाई का। और ये sin x cos y cos x sin y होता है ये होता है sin x प्लस वाई का। ठीक है, ये होता है, देखो ये होता है cos a प्लस बी, ये होता है sin a प्लस बी, तो वहां से क्या आ जाएगा cos x प्लस cos y, यहां से आएगा sin x प्लस sin y, और ये 0 तो है ही लास्ट में। ये देखो सेकंड वाले में रो में आते हैं, तो क्या कह रहा है, सेकंड कॉलम में क्या कह रहा है आपने, माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये cos x sin y sin x cos y, तो यही बन जाएगा, ये sin x प्लस y का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करो, देखो cos x cos y माइनस sin x sin y, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos x प्लस y का ही फार्मूला बन जाएगा दोबारा से। ठीक है, क्लियर है ये। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखो ये तो 0 था, ये भी 0 था, और यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे 1 है। तो अब देखो ये अपना क्या बन गया, हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और ये देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन कह क्या रहा था। हमने तो अभी सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, किसका किसका, fx और fy का, वहां से हमें ये वैल्यू आ गई। देखो हमें वैल्यू क्या आई, fx fy की हमें आ गई वैल्यू, fx और fy की वैल्यू आ गई हमें cos x प्लस y, देखो यहाँ पे आ गई cos x प्लस वाई, यहाँ पे आ गई फिर sin x प्लस वाई और 0। ठीक है, ये वाले सेकंड कॉलम में क्या था, सेकंड कॉलम में यहाँ था माइनस sin x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी cos x प्लस वाई। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा अपना 0, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 1। ये आई थी अपनी किसकी वैल्यू, fx इंटू fy की वैल्यू आई थी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमें देखना है कि क्या fx प्लस y की वैल्यू क्या आ रही है, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि अगर यहाँ पर fx इतना है तो सिद्ध कीजिए कि fx इंटू fy इज इक्वल टू fx प्लस y है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखो यहीं पर मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, वहाँ पर जाके फिर उसकी वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, fx प्लस y की वैल्यू निकालनी। fx प्लस y की वैल्यू कैसे आएगी, fx प्लस y की वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके से। क्या करना है आपको, जो फंक्शन दे रखा है ना cos x प्लस वाई कर दो उसमें, यानी कि इस तरीके से ये हो जाएगा cos x प्लस वाई। जहां पे x था ना, जहां पे y था वहां पे सिर्फ x प्लस वाई रख देना। तो मैंने x की जगह क्या लिख दिया, x प्लस वाई। साइन x की जगह क्या लिख दूंगा मैं, साइन x प्लस वाई। ठीक है, 0 की जगह तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन x प्लस वाई। फिर दूसरे में क्या हो जाएगा, cos x की जगह cos x प्लस वाई। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ 0, यहाँ पे 0 था ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये देखो जो fx प्लस वाई की वैल्यू है ना, वो एज इट इज बराबर है जो हमने मल्टीप्लाई करके लेके आया था fx और fy की वैल्यू के साथ। fx y की वैल्यू एक बार दोबारा से मैं लिख देता हूँ। क्या आई थी हमारी fx y की वैल्यू, वो आई थी cos x प्लस वाई, फिर आई थी यहाँ पर sin x प्लस वाई, यहाँ पे आया था 0, यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे आया था माइनस का साइन x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे आया था cos x प्लस वाई, यहाँ पे आया था 0, यहाँ पे 0, 0 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो fx प्लस वाई है वो किसके बराबर है, fx fy के। तो हमें यही सिद्ध करना था, हमने इस क्वेश्चन से इसे प्रूव कर दिया है। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आप इसे एक बार और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, मैं एक बार और कोशिश करूंगा इसे समझाने की। वैसे मैंने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि कैसे मल्टीप्लाई किया है, और जो मैंने फार्मूला लगाया है वो है cos a प्लस बी और cos साइन a प्लस बी का। वहां से मैंने फार्मूले से यहाँ पे डायरेक्ट एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो चुका है हमारा कंप्लीट, ये भी हो चुका है।
ये देखते हैं ये क्या क्वेश्चन कह रहा है। हमें कह रहा है कि यदि a बराबर, a हमें दे रखा है, a हमें दे रखा है 1 -1 और क्या दे रखा है -1 एंड 1, ये हमें a दे रखा है। फिर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए a क्यूब इक्वल टू 4a है कि नहीं। हमें a क्यूब निकालना है। a क्यूब का मतलब समझते हो? a क्यूब का मतलब है कि a गुणे a करो, फिर जो आए उसका a करो, मतलब उसको भी a से मल्टीप्लाई करो, ये करना है। तो हम क्या करते हैं, a गुणे a निकालते हैं। a गुणे a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 -1 -1 1, ठीक है, इंटू a, एक बार और a लिखिए भाई साहब, a क्या आएगा 1 -1, यानी हमें मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या हो जाएगा ये -1 और यहाँ पर 1। अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ये देखो हमें क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 = 1, देखो 1 गुणे 1 प्लस यहाँ पे देखो -1 का इस -1 से होगा, तो क्या हो जाएगा ये -1 गुणे माइनस का 1, ठीक है। फिर क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जाओ, इस वाले कॉलम पे आएंगे, तो ये 1 1 = 1, लेकिन यहाँ पे क्या है -1, तो हो जाएगा 1 गुणे -1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो -1 है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस -1 गुणे 1, ठीक है। फिर दूसरे पे आओ, अब क्या हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा ये -1 इंटू 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा -1 इंटू 1, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लगाएंगे हम। अब जैसे ही प्लस लगाओगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 1 के साथ हो जाएगा 1 इंटू 1, ठीक है। ये दिख रहा है, देखो मैंने कुछ किया नहीं, ये सेकंड रो था और मैंने फर्स्ट कॉलम के साथ किया है। देखो इसका जो फर्स्ट अवयव है, मतलब इसका जो पहला अवयव है वो इसके पहले अवयव के साथ होगा, -1 इंटू 1, देखो यहाँ पर -1 इंटू 1, फिर बीच में क्या लगाना है, प्लस लगाना है, तो मैंने लगा दिया बीच में प्लस। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये 1 है और यहाँ पे सेकंड वाला, तो ये 1 इंटू -1, यहाँ पे हो जाएगा -1। क्लियर हुआ, ठीक है। अब यही चीज सेकंड के लिए कर दो, ये क्या है, ये है सेकंड, ये क्या है, सेकंड पंक्ति मैंने बताया था आपको, सेकंड रो है और उसका हम किसी करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, तो ये -1 यहाँ पर -1 इंटू -1 हो जाएगा। देखो इसका पहला इसके पहले के साथ और इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ, प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 1 इंटू 1, देख लो चाहे उसमें, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, कुछ करना नहीं है, इसको सॉल्व कर दो और जो वैल्यू आएगी ना उसको अभी हमें एक बार और a से मल्टीप्लाई करनी है, तब हमें a क्यूब की वैल्यू, अभी हमें क्या निकालना है, ये हम समझो a स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 कम 1, अभी देखो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, 1 कम 1 प्लस 1 ही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 कम 1 तो -1 आएगा ये। फिर यहाँ से क्या आएगा, 1 कम 1, ये भी -1 आएगा क्योंकि माइनस का। यहाँ देखो 1 कम 1 माइनस का 1, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, 1 कम 1 माइनस का 1। फिर क्या हो जाएगा, 1 कम 1 क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 आएगा। कैसे, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस 1 1 1 वही है। तो कितना आ जाएगा, ये हमारी a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी आ गई 1 1 2 1 1 -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 -2 1 1 2, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी आ गई a स्क्वायर की वैल्यू। तो अभी ये a स्क्वायर की वैल्यू आई है, अब हमें क्या चाहिए, a क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो हम इस बार एक बार और इसमें किससे करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्या है, हमारी a स्क्वायर की वैल्यू आई है। अब हमें करना क्या, a क्यूब निकालना है। a क्यूब के लिए क्या करेंगे, a स्क्वायर इंटू a करोगे, a स्क्वायर करोगे इंटू a करोगे तो क्या आएगा, तो ही आएगा अपना a क्यूब। हमें a क्यूब चाहिए। अब देखो a क्यूब क्या करो a क्यूब के लिए हम क्या करते हैं, a स्क्वायर हमें कितना दे रखा है, a स्क्वायर हमें दे रखा है 2 -2 और 2, यही था ना a स्क्वायर। एक बार चेक करते हैं क्या यही था a स्क्वायर, देखो हाँ 2 -2 2, जी बिल्कुल यही था हमारा a स्क्वायर। इसको किसे करना है, a से मल्टीप्लाई करना है। a क्या था, a था हमारा 1 -1 और 1, क्या यही a था, लेट चेक वन टाइम, चेक करते हैं। 1 -1 1, बिल्कुल सही, यही था हमारा। बस अब इसका क्या करते हैं, इन दोनों का भी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a क्यूब मिल जाएगा। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, कई बार बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे चलना है। देखो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, फिर ये -2 का इससे होगा, इसका देखो पहले वाले का पहले के साथ, इसका फिर इसके साथ होगा, और बीच में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। तो यहां जाएगा -2 इंटू -1 अब देखो इसका फिर इसके साथ करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड के साथ करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू -1 प्लस का -2 इंटू 1, ठीक है, ये हो जाएगा।
अब देखो फिर आ जाओ, फिर क्या हो जाएगा, अभी तक हमने क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम किया, अब हो जाएगा फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो का क्या है -2 इंटू किससे करना है 1 से, -2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, 2 इंटू -1। अब सेकंड वाला करो, -2 इंटू -1, देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -2 इंटू -1 प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 1 हो गया। ठीक है भाई, अब देखो इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये सॉल्व करोगे तो इसे आ जाएगा 2 1 कम 2, और ये कितना हो जाएगा, ये देखो माइनस माइनस प्लस और 2 1 कम 2। बेसिक चीजें तो आपकी क्लियर होनी चाहिए, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, जिससे ये आसानी से आपके साथ सॉल्व करवाओ इसे। देखो 2 1 कम 2 -2 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा ये देखो 2 1 कम 2, तो कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा -2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देखते हैं पहले, 2 1 कम 2 -2 यहाँ से भी आ रहा है, -2 यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 2 1 कम 2 प्लस का 2, यहाँ से आ रहा है प्लस का 2। ठीक है, आप इसे कैलकुलेशन के साथ और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मैं भी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। देखो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, फिर ये 2 2 माइनस का 4, फिर कितना हो जाएगा ये 2 2 माइनस का 4, और ये 2 2 4 हो गया, ये इतना आ गया। अब ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है हमारी a क्यूब की वैल्यू। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन में ये कह रहा था कि ये बताओ जो a क्यूब है क्या वो 4a के बराबर है। a क्यूब तो हमारा इतना आ गया 4 - 4 - 4 - 4। अब देखो क्या ये 4a के बराबर है, तो अब दिखाओ भाई a क्या है, a है अपना ये, इसके क्या कर दो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो अगर मैं a में, तो देखें क्या भाई यही चीज आ रही है a क्यूब। अगर a क्यूब आ रही है तो हमने सिद्ध कर लिया, हमें यही सिद्ध भी करना था, कुछ करना नहीं है। क्या करो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 4 क्या हो जाएगा -4 और 4। क्लियर हुआ। तो ये देखो ये जो a क्यूब है वो कितने के बराबर आ रहा है, वो 4a के बराबर आ रहा है। ये हमें सिद्ध करना था, तो ये कितने का क्या हमने प्रूफ कर दिया वैसा। क्लियर है, ये आसान क्वेश्चन था, बस कुछ करना नहीं था आपको इसमें आपको a क्यूब पहले स्क्वायर निकाला, उसका a से मल्टीप्लाई करिए, वहां से आपको a क्यूब आ जाएगा और आपको 4a करके वहां से वैल्यू पता चल जाएगी। इसी तरह से a की पावर 4 भी पूछ सकता है, उसके लिए कुछ नहीं करना, a निकाला a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4, मतलब क्या मल्टीप्लाई करते चले जाओ मिलता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि a इज इक्वल टू ये अवयव यानी कि एक स्तंभ अवयव हमें दे रखा है और b जो दे रखा है हमें वो क्या है एक पंक्ति अवयव दे रखा है, तो सत्यापित कीजिए। क्या हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो a b डैश होगा, मतलब कि जो ए बी का पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, यानी कि पहले ए बी का गुणा करो, उनका क्या करो डैश लो, डैश मतलब परिवर्त लो, और ये दिखाओ क्या वो बी डैश और ए डैश के मल्टीप्लाई के बराबर है कि नहीं। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बट बहुत आसान है, हम आसानी से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसका परिवर्त निकालेंगे, फिर दूसरे उसमें देखेंगे लेफ्ट हैंड से राइट साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है कि ए बी का मल्टीप्लाई करो, लिख लो भाई ए बी का मल्टीप्लाई। ए बी कितना है भाई, ए है अपना -2 4 5, और b कितना है, b है अपना 1 3 माइनस का 6। अब पहले मैंने बताया था आपको सबसे पहले कि जब भी हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने से सबसे पहले सोचना क्या है, क्या ये इनकी कोटियां क्या है, इनकी कोटि बताओ मुझे। इसकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि कहोगे कि भाई इसकी कोटि तो इसमें कितने हैं 3 रो हैं, 3 रो है और कितना है एक कॉलम है कि नहीं। देखो 1 2 3, 3 रो कॉलम 1, इसमें कितने रो हैं, इसमें सिर्फ 1 रो है और कॉलम कितने हैं 3। तो ये देखो इनके दोनों पीछे वाले 1 1 सेम है, तो यानी कि जब ऐसा है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब जब मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करते हैं हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। देखो क्या करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो -2 × 1, हमने हमारा क्या था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इसमें देखो और कोई कॉलम में है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा बस यहीं पे हो जाएगा, प्लस लगाना ही नहीं। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जाओ, तो -2 × 3। अब क्या करोगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो -2 × -6। फिर आ जाओ भाई साहब, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा ये 4 × 1, फिर ये सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम यानी कि 4 × 3, फिर क्या हो जाएगा ये सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी कि 4 × -6। फिर आ जाओ भाई थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो हो जाएगा 5 × 1, फिर क्या हो जाएगा 5 × 3, फिर क्या हो जाएगा 5 × -6 यानी कि थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम, ये -3 नहीं सॉरी -6।
अब क्या करो, इसे सॉल्व कर दो। क्या आ रहा है भाई, ये माइनस का 2, 3 दूना माइनस का 6, 6 दूना 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा सिर्फ 12। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 एक कम 4, क्या आ जाएगा 4 तियाएं 12, फिर 4 छक 24 यानी कि माइनस का 24 आएगा। यहाँ देखो 5 एक कम 5, 5 तियाएं 15, फिर ये 5 छक 30 लेकिन माइनस का 30 हो जाएगा। ये क्लियर है, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब देखो हमें क्या करना, क्या है, हमें यहाँ पर पता चल गया कि ये हमने किसकी वैल्यू, ए बी की वैल्यू निकाल ली। हमसे क्या कह रहा है कि जो ए बी की वैल्यू आई उसका डैश ले लो, यानी कि उसका परिवर्त ले लो। तो अब मुझे पता है कि जब भी मुझे किसी भी अवयव का परिवर्त लेना रहता है तो मैं क्या करता हूँ, अवयव का अगर मुझे परिवर्त लेना है तो जो मेरा रो है मैं उसे कॉलम बना दूंगा और कॉलम को रो बना दूंगा। तो ये देखो ये रो है, मैं इसे कॉलम बनाने जा रहा हूँ। कैसे बनाऊंगा, यहाँ से शुरू करते हैं, -2 ऐसे लिख दूंगा, फिर उसके नीचे -6, फिर उसके नीचे 12। ये देखो ये था रो, मैंने बना दिया कॉलम। ठीक है, रो मतलब समझ रहे हो, हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे पंक्ति, और ये मतलब सीधा खंबे की तरह, स्तंभ यानी खंबा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा टेढ़ी लाइन है ना हॉरिजॉन्टल, उसे मैं खंबा बना रहा हूँ, यानी कि क्या बना रहे हैं हम, उसे कॉलम बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हम रो से क्या कर रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, कंफ्यूज ना होना इसमें। अब देखो क्या करना है, पहली लाइन को बना दिया, दूसरी लो यानी कि दूसरी रो को लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, उसे बनाएंगे कॉलम। तो 4, 12 एंड -24। देखो ये थी, इसे मैंने क्या कर दिया, कॉलम बना दिया। फिर क्या हो जाएगा ये 5, 15 -30। ये मैंने कैसे किया समझ में आया ना, मैं परिवर्त बता भी चुका हूं कि ए डैश कैसे निकालते हैं, जो रो होता है उसे कॉलम बना देते हैं। तो जो मेरे रो थे मैंने उसे क्या किया, कॉलम बना दिया। और ये मैंने क्या निकाल लिया, ये मैंने निकाल लिया है ए बी का डैश, यानी कि मैंने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया है, ए बी का डैश आ गया है। अब हमें ये देखना है कि क्या जो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा कि नहीं। तो राइट हैंड साइड के लिए हम इसे क्लियर करते हैं, और हमें पता चल गया कि ये कितना आ रहा है। हम इसे यहीं साइड में लिख लेते हैं ताकि हम जब इसे क्लियर करें तो कोई दिक्कत ना है। वेट अ मिनट, मैं पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने क्लियर कर लिया है पूरा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, और मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू भी लिख ली है। ये क्या है, ये हमारा है एक सेकंड, ये हमारा क्या है, ये ए बी डैश है। ठीक है, ए बी का मल्टीप्लाई और उसका डैश है ये। ठीक है, ये क्या है, ये ए बी का डैश, ये हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है। अब हम अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या बोल रहा था, राइट हैंड साइड बोल रहा था कि हमें बी डैश और ए डैश का मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले देखो हमें बी दे रखा है तो हमें उसका बी डैश निकालना है। बी डैश क्या होगा, बी देखो हमें क्या दे रखा है, ये बी दे रखा है 1, 3, -6, और ये क्या है, एक रो है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको एक रो को 3 कॉलम बना देंगे, यानी कि एक रो जो है वो एक कॉलम बन जाएगा। ये ऐसे है, इसे सीधा कर दो 1, 3, -6, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना बी डैश। अब हमें बी डैश मिल गया, अब हमें ए डैश निकालना है। ए डैश कैसे होगा, ए डैश देखो, ए डैश क्या था, ए डैश इस तरीके से है -2, 4, 5, यानी कि इसमें क्या है, एक कॉलम है, तो इसे क्या कर दो, एक रो में कर दो, चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा ये -2, 4 और 5। मतलब सिर्फ हमें जगह चेंज करनी रहती है। अगर ऐसे है और उसका हमें ए डैश निकालना है तो ऐसे कर दो, अगर ऐसे उसका ए डैश निकालना है तो ऐसे सीधा कर दो। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्या करना है, हमें बी डैश ए निकालना है, मतलब बी डैश ए डैश का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि बी डैश ए डैश का मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, बी डैश लिखो भाई, बी डैश है अपना 1, 3, -6। ठीक है, और ये कितना है, ये ए डैश कितना है, ए डैश है -2, 4 एंड 5। क्लियर है, ये हो गया। तो अब जब ये हो गया तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। मैंने सबसे पहले कहा था कि मल्टीप्लाई करने से पहले ये देखो क्या हमारी जो कोटि है वो समान है। ये देखो इसकी कोटि कितनी है भाई, इसकी कोटि मैंने बताया था, इसकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि है 3 × 1, और इसकी कितनी है, इसकी भी है 1 × 3। ये बिल्कुल है कि नहीं, और ये चीज़ वही बन गई जो अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। ये देखो क्या करना है हमें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, 1 × -2, फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि 1 × 4, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 5। अब देखो ये क्या हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × -2, फिर क्या हो जाएगा 3 × 4। कैसे हो रहा है ये, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी कि 3 × 5। अब देखो अब ये थर्ड वाला आएंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा ये, -6 × -2, फिर ये हो जाएगा -6 × 4, -6 × 4, फिर हो जाएगा -6 × 5, -6 × 5। क्लियर है, ठीक है भाई साहब। अब क्या करो, इसे सॉल्व कर दो, खत्म। देखते हैं क्या आती है इसकी वैल्यू। देखो
2 एकम 2 -2। ये मैंने कैसे क्या मल्टीप्लाई समझ में आया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड थर्ड रो थर्ड कॉलम से वैसे ही कर दिया जैसे हमने पिछले वाला किया था। ठीक है, अब क्या करना है, इसे सॉल्व कर दो। 2 एकम 2 -2, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 3 दूना माइनस का 6, 3 चौक 12, 3 पचे 15। ठीक है, आ जाए 6 दूना माइनस देखो 6 दूना 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 12। ये क्या हो जाएगा, 6 चौक माइनस का 24 और 6 पंचे माइनस का 30। ठीक है, अब देखो जो हमने वैल्यू लाई है, मतलब जो हमारी बी डैश ए डैश की वैल्यू आई है, क्या वो हमारे ए बी डैश के बराबर है? मिलाओ, -2 -2 -6 -6, 12 12, 4 4, 12 12, -24 -24, 5 5, 15 15 और -30 जी हाँ, बिल्कुल सही। तो यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसे अगर मैं लिख दूं इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2, तो आप लिख सकते हो समीकरण 1 व समीकरण 2 से ए बी डैश का, यानी कि ए बी का जो परिवर्त है, ए बी का जो डैश है वो किसके बराबर है? बी डैश ए डैश के बराबर है। क्लियर हो गया? यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था, वही सत्यापित करना था। क्लियर हो गया? बहुत आसान है, दो अलग अलग स्टेप बना के करोगे तो आसानी से हो जाएगा, बट आपको प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप एग्जाम में तेज तेज कर पाओ और आपसे मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा एक और क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है? ये भी एकदम मल्टीप्लाई पे है। मैंने मल्टीप्लाई पे ज्यादा क्वेश्चन लिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये आपको ज्यादा समझ में आना चाहिए, तो ही आप इसे आसानी से कर पाएंगे। अब देखो, अब क्या करना है, यदि ए आव्यूह हमें ए दे रखा है, बी ये दे रखा है, तो ए बी और बी ए ज्ञात करना है। हमें ये भी बताना है क्या वो ए बी बराबर बी ए के होगा। सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी निकालना है, क्या करो भाई, ए को बी को लिख लो। ए क्या हमें दे रखा है? हमें दे रखा है ए 1 2 5, दूसरा दिखाना 3 4 6। ठीक है, फिर क्या है? बी, बी क्या हमें दे रखा है? बी हमें दे रखा है 4 0 2 1 1 एंड 5। ठीक है, बिल्कुल सही। अब मैंने बताया था कि जब भी हमें मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले क्या सोचोगे? तुम्हारे दिमाग में मल्टीप्लाई करना है। जी हाँ, मल्टीप्लाई करना है दो अवयव को। सबसे पहले देखो उनकी कोटि क्या है। इसकी कोटि में देखता हूँ भाई, इसकी कोटि कितनी है? इसमें देखो कोटि यानी कि कितने रो हैं, कितने कॉलम है? 2 रो हैं। देखो 2 रो हैं, मतलब 2 इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है और कितनी वर्टिकल लाइन है? 3 वर्टिकल लाइन है। तो कितना हो जाएगा इसका? 2 × 3। ठीक है, 2 × 3 हो जाएगा, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम हो जाएंगे। अब दूसरा वाला देखो, दूसरे अवयव में कितने हैं? 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो इसका क्या हो जाएगा? 3 × 2। अब हमने देखा कि यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें? 3 × 3 मिल रहा है, यानी क्या मिल रहा है हमें? 3 × 3 सेम मिल रहे हैं, दोनों संख्याएं सेम है, यानी कि एक का जो कॉलम है वो दूसरे के रो के बराबर है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अब मल्टीप्लाई करना है भाई, फटाक से देखो मल्टीप्लाई क्या आएगा। अब देखो क्या करना है हमें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जाइए, कितना हो जाएगा? 1 × 4। मैंने बताया था कितना हो जाएगा? 1 × 4। फिर देखो अगर उस कॉलम में और भी संख्याएं हैं तो प्लस लगेगा। जैसे पिछले वाले में और संख्याएं नहीं थी, एक कॉलम में सिर्फ एक अवयव था, एक संख्या थी, तो प्लस नहीं लगा था, लेकिन यहाँ प्लस लगेगा क्योंकि क्या है? और भी संख्याएं हैं। देखो है ना, 2 है यहाँ पर, 1 है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ प्लस लगाएंगे। प्लस लगाया, अब क्या करोगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था, अब देखो पहले का पहले से किया, दूसरे का दूसरे से करोगे, ये हो जाएगा 2 × 2। फिर प्लस लगाओगे, किसका हो जाएगा? 5 × 5। क्लियर हुआ? ठीक है, अब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे आएंगे सेकंड वाला, कैसे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे चले आएंगे और ये क्या हो जाएगा? पहले का पहले से होगा, 1 × 0। फिर प्लस लगेगा, क्या हो जाएगा? 2 × 1। फिर प्लस लगेगा, क्या हो जाएगा? 5 × 5। जो जिस संख्या पे, जैसे ये देखो यहाँ लास्ट में ये 5 पे, तो कितना हो जाएगा? 5 × 5 हो जाएगा। दूसरे पे आओ, दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे क्या हो जाएगा? 3 × 4, 3 × 4 प्लस 4 × 2। यहां से यहां नहीं जाना है, यहां से फिर यहां आना है इस पे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, पहले वाला हॉरिजॉन्टल लोगे, दूसरे का वर्टिकल लोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्लस, फिर क्या हो जाएगा? 6 × 1। ठीक है, अब देखेंगे अब क्या हो जाएगा? सेकंड रो सेकंड कॉलम, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 × 0 प्लस कितना हो जाएगा? ये 4 × 1 और कितना हो जाएगा? ये प्लस 6 × 5 हो जाएगा। अब क्या करना है? इसे सॉल्व कर दो और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। क्या हो जाएगा भाई? 4 × 1 ये 4 प्लस 2 दूना 4 प्लस 5 × 1 5 1 0 0 प्लस 2 × 2 प्लस 5 × 5 25। यहाँ देखो 4 3 12 प्लस 4 दूना 8 प्लस 6 × 6 3 0 हुआ 0 प्लस 4 × 4 प्लस 6 5 30। इसको कर दो सॉल्व, देखो क्या आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? ये 4 4 8 5 13,
25 और 2 27। फिर ये देखो 12 8 20 6 26, ये गया 30 4 34। तो ये आ गई हमारी b इंटू ए की वैल्यू, नहीं सॉरी, ये हमारी ए बी की वैल्यू है, a इंटू बी की वैल्यू है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें दूसरे उसमें निकालना है a इंटू बी की वैल्यू, ठीक है, बी ए की, नहीं, अब देखो सबसे पहले हमने क्या निकाला, ए बी निकाल लिया है, ए बी तो निकाल लिया हमने, अब हमें निकालना है बी ए की वैल्यू, और हमें ये पता करना है कि क्या ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं। ये क्या आ रहा है 13 27, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसे, फिर हम इसे पूरा क्लियर कर देंगे। कितना हो जाएगा ये 13 है, 27 26 और 34, ये हमारी किसकी वैल्यू आ रही है, हमारी आ रही है ए बी की वैल्यू। अब हमें देखना है कि बी ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, बी ए की वैल्यू क्या होगी। तो उससे पहले सबसे पहले इसको हम लोग क्लियर करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हम बी ए की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद हमें ये भी बताना है कि जो ए बी है क्या वो बी ए के बराबर है कि नहीं, क्या वो दोनों वैल्यू सेम आ रही है या अलग अलग आ रही है, वो भी हमें देखना है, ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं, हम क्या निकालते हैं, बी ए निकालते हैं। बी ए के लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले बी को लिखना है, ऐसा नहीं कि ए को पहले लिख दिया बी को नहीं, उसकी वैल्यू हो सकता है चेंज हो जाए, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा बी पहले। बी क्या है अपना, देखो 4 2 एंड 1, और क्या है यहाँ पर 0 1 एंड 5, ठीक है। क्या करेंगे हम, फिर ए लिखोगे, ए क्या है, ए है 1 2 एंड 5, फिर क्या लिखोगे यहाँ पर 3 4 एंड 6, ठीक है, इतना लिख लिया। अब इसका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो भाई, मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या, मल्टीप्लाई में सबसे पहले क्या सोचना है, ये देखना है कि उसकी कोटि क्या है। मैंने अभी इसकी कोटि बताई थी, इसकी कोटि है 3 इंटू 1, इसकी कोटि कितनी है 2 इंटू 3। ओह देखो इसकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि है 3 इंटू 2 है, और इसकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि है 2 इंटू 3, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम। तो ये देखो दो दो सेम आ रहा है, तो यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फटाफट करते हैं, 4 1 जा 4, देखो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, और क्या करोगे 0 प्लस 0 गुणे 3। मैंने कहा था कि अगर हमारे कॉलम में सिर्फ एक होता तो हम प्लस न लगाते, लेकिन हमारे पास दो संख्या है तो हम क्या करेंगे प्लस करके, अगर 3 होता तो इसे एक और प्लस करते, और 4 होता तो एक और प्लस करके एक और जोड़ते। क्लियर है ये, अभी आगे और सवाल करोगे तो समझ में आता जाएगा, ऐसा नहीं कि फौरन समझ में आ जाएगा, क्योंकि पढ़ा तो है नहीं अभी तक तो ये सब जानते नहीं थे। तो अब जब जानना है तो थोड़ा समस्या होगी, थोड़ा प्रॉब्लम होगी, उससे थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखो 4 गुणे 2 प्लस कितना हो जाएगा 0 गुणे 4। नेक्स्ट पे आओ, क्या हो जाएगा ये, अब ये हो जाएगा 4 गुणे 5 प्लस 0 गुणे 6। देखो मैंने कुछ किया नहीं है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पे, आ जाओ सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कहेगा हमारे यहाँ पर 2 1 जा 2, देखो 2 गुणे 1 फिर 1 गुणे प्लस 1 गुणे 3, इस तरीके से होगा। फिर ये हो जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि हो जाएगा ये 2 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 1, फिर क्या हो जाएगा ये 2 गुणे 5 प्लस 1 गुणे 6। क्या किया मैंने किया है सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, देखो 2 का 5 के साथ और 1 का 6 के साथ किया है, ठीक है। अब आ जाएंगे हम लोग थर्ड पे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। देखो फर्स्ट पे जब आएंगे हम लोग तो थर्ड इंटू फर्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 5 गुणे 3, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 दूना 2 प्लस 5 चौक 20, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे 5 गुणे 4। अब देखो यहाँ पर 1 बचे 1 इंटू 5, फिर कितना हो जाएगा ये 5 गुणे 6 हो जाएगा ये। क्लियर हुआ, ठीक है भाई क्लियर हुआ। बस अब इसकी वैल्यू देखो क्या आ रही है, उससे हमें सॉल्व हो जाएगा। देखो 4 एकम 4 प्लस 0, 4 दूना 8 प्लस 0 और 4 पंचे 20 प्लस 0। यहाँ देखो 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3, 2 दूना 4 प्लस 4 एकम 4, ठीक है। फिर 2 गुणे 5 यानी कि 10 प्लस 6 एकम 6। फिर यहाँ देखो 1 कम 1 प्लस 5 तिहाई 15, फिर 2 एकम 2 प्लस 5 चौक 20। यहाँ देखो 1 बचे 5 प्लस 5 छक 30, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 फिर 8 फिर यहाँ से आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 5 4 4 8 फिर 6 10 16, यहाँ से आ जाएगा 15 1 16 20 2 22, यहाँ से हो जाएगा 5 और 30 35,
ठीक है। तो यहां से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो ये आएगी। अब देखो क्या ये जो ए बी है ये किसकी वैल्यू थी, ये ए बी की वैल्यू थी, और ये किसकी वैल्यू है, ये बी ए की वैल्यू। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो ए बी है वो बी ए के बराबर नहीं है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी हमें दो गिनती दे रखी होगी, दो आव्यूह दे रखा होगा ए और बी, और ये नहीं हो सकता कि ए बी बी ए के बराबर हो सकता है कि अगर यहाँ पर जो गिनती हो वो चेंज हो जाए तो किसी कंडीशन में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर में ए बी बराबर बी ए के नहीं होगा। ठीक है, ये चीज समझनी होगी हमें। ठीक है, अब बस मेरे ख्याल से खत्म। जी हाँ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और आज की क्लास शायद थोड़ा लंबी हो गई, काफी लंबी हो गई, बट हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आव्यूह के सीखा, क्योंकि आव्यूह जो है वो एक टाइम टेकन चैप्टर है। ठीक है, ये आसान तो है, आसान तो बहुत है, आपको कैलकुलेशन करनी है, बेसिक कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड और एडिशन, सब्सट्रैक्शन करना है, घटाना, जोड़ घटाना है, और कुछ नहीं है। लेकिन उसके साथ आपको थोड़ी चीज ध्यान रखनी है कि कितने रो है, कितने कॉलम है, कोटि किससे हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, कौन सी कोटि का कौन से रो के साथ करना है, ठीक है, कौन से रो कॉलम में करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये क्या होगा, थोड़ा टाइम टेकन होगा। अगर आपने इसे एक दिन भी दे दिया ना और आपने इसके सारे क्वेश्चन लगा लिए तो मेरे ख्याल से इसका काफी है, और इसके आपके कोई भी नंबर छूटने वाले नहीं है। जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया वो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए वीडियो ऐसे ही बनाते रहूं। क्योंकि इसके लिए पहले मुझे क्वेश्चन इकट्ठे करने पड़ते हैं, मैं PYQ देखता हूं, वहां से देखता हूं कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं उठाता हूं। उसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है रैंडमली क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा, इनका लेवल देखा होगा कि मैंने किस तरह से लेवल आपका बढ़ाया है धीरे धीरे। सबसे पहले हमने बेसिक से शुरू किया था और यहां तक हम आ गए हैं। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन मुझे लगता है कि इसमें इंपॉर्टेंट है तो मैं उसे अलग से वीडियो बनाकर PYQ सीरीज में उसे मेंशन कर दूंगा, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना आज के लिए काफी है। अब हम अगले उसमें पढ़ेंगे सारणी, जो कि इसी से रिलेटेड है। इसके बाद हम जस्ट उसे कवर करेंगे और फटाफट अपने उसमें आगे बढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्प्रिंट बैच के साथ जुड़े रहिए।